हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सही होंगे, अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम भी अच्छे जा रहे होंगे। इसी के साथ बच्चों, मैं आपके लिए आज आपके गणित का पेपर 324 जेसी जिसका कोड है, इसके सॉल्यूशन को मैं आज आपको कराऊंगा। तो आप इससे मिला लीजिएगा कि हमारे कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए ए सेट है आपके पास 2 3 4 5 तथा सभी ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, यानी जितने भी ऐसे अवयव हैं ए कोमा बी वाले, वो सब ए क्रॉस ए से लिए गए हैं, यानी इसी से लिए गए हैं। ए क्रॉस ए का मतलब है ये ए इस ए से लिया गया है और ये बी इस ए से लिया गया है। ए तो एक ही है, 2 3 4 5, ठीक है। एक संबंध आर बनाया उसने ऐसा, जिसके अंदर इस कर्मित युग्म के टाइप के जो है एलिमेंट पड़े हैं, और उन कर्मित युग्म में क्या रिलेशन है कि a माइनस बी, ए से b को घटाकर 12 आता है, से परिभाषित है। तब एक समुच्चय हमें b देखना है। तब एक समुच्चय b सबसेट है a क्रॉस a का, यानी एक समुच्चय है b और वो a क्रॉस a में से ही लिया गया है। वो ऐसा है कि अब ये देखना है मैं वो b इनमें से कौन सी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अब हमें ये रिलेशन देखना है बस। ये पहले का क्या पार्ट में करा रहा हूं। आपके पास जो सेट है a बराबर 2 3 4 5, 2 3 4 और 5, है ना, ये सेट है। अब हमें ये देखना है कि अगर मैं इसमें से कोई इस टाइप के ऑर्डर पेयर बनाऊं, ए कोमा बी, ए भी इसी में से उठाना है, बी भी इसी में से उठाना है, और वो ऐसा हो कि ए में से बी घटा के मुझे 12 मिल जाए। तो क्या ऐसे इसमें कोई दो नंबर बैठे हैं जिनमें एक में से दूसरा घटा करके 12 आ जाए? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। जोड़ कर भी नहीं आएगा, घटाने पर तो बहुत दूर की बात है। तो इसका मतलब आपके पास ये जो सेट है आर, इसके अंदर ए क्रॉस ए के अंदर इस टाइप के एलिमेंट पड़े हैं सारे ए क्रॉस बी के, तो पूरा ए क्रॉस ए ही एम्प्टी है। सॉरी, जो पूरा रिलेशन है यार, एक संबंध जो आर है, इस आर के अंदर एक भी एलिमेंट है ही नहीं, यानी ये संबंध ही फाई है, खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल। और जब ये संबंध ही खाली है, इस टाइप के कोई एलिमेंट है ही नहीं उसके अंदर, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो वो बी होगा वो भी तो फाई होगा, उसके अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं होंगे, ठीक है ना। जब इस संबंध के अंदर ही कोई एलिमेंट नहीं है और बी जो है वो ए क्रॉस ए का ऐसा समुच्चय है ना, इस टाइप का मतलब एक संबंध है और ये संबंध आर है से परिभाषित है और एक संबंध बी है। अब बी वो ए क्रॉस ए का समुच्चय है, ऐसा है कि हमें इनमें से कंडीशन बतानी है। तो जब आर हमारे पास फाई है, यानी रिलेशन ही बिल्कुल ऐसा है कि आर के अंदर कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो बी भी फाई होगा फिर, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, बी बराबर 5। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना, क्योंकि हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। क्या क्वेश्चन देखिए, यदि आपके पास एक फलन है एफ सच दैट एन से एन में, है ना, मैपिंग जो दे दी उसने वो दे दी एन से एन में। कह रहा है कि एफ एक्स आपके पास एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन, जहां फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन टू टू, यानी एक्स जब एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तब है ये फंक्शन, यानी जब 1 होगा और 2 होगा एक्स की वैल्यू, तब उसने दिया है कि एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ 2 बराबर 1 है, यानी आपके पास एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ 2 बराबर 1 है, ठीक है ना। तब एफ है, एक एक आच्छादक हमें चेक करना है। तो देखिए, यहीं से पता चल गया, अगर x1 और x2 में अलग अलग लेकर के चलता हूं तो f of x1 बराबर f of x2 बराबर सेम इमेज आ रही है ना। मान लो अगर मैं यहां से देखो, आपको शॉर्ट में बताता हूं, आपके पास ये एलिमेंट है, ये भी पूरा n है और ये भी पूरा n है, इसमें भी 1 2 3 4 पड़े हैं, 5 6 इस तरीके के एलिमेंट पड़े हैं, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 इस तरीके के एलिमेंट पड़े हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जब मैं x की वैल्यू 1 उठाऊंगा तो भी 1 पे जाकर के मिलेगा, और जब 2 उठाऊंगा तब भी 1 पे जाकर के मिलेगा, यानी दो की इमेज तो एक पे मिल गई। तो एक ही की तो ये हुआ नहीं, एक ही की नहीं हुआ तो क्या हुआ, बहु एक ही हो गया। सिंपल है, बहु एक ही हो गया ना। अब आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है आच्छादक चेक करो। आच्छादक चेक करने के लिए हमें चेक करना होता है कि क्या सहप्रांत बराबर परिसर है। सहप्रांत बराबर परिसर हमें चेक करना है कि सहप्रांत बराबर परिसर है या नहीं है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके लिए f ऑफ x को y मान लेते हैं, f ऑफ x को y मान लेते हैं। तो y बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस वन। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी y प्लस वन। अब आप ये देखिए कि इस n में से कोई y ऐसा मिल रहा है क्या जो यहाँ रखने पर जो x की वैल्यू आएगी वो इसमें ना हो। अगर ऐसी नहीं मिली तो इसका मतलब है ये आच्छादक नहीं है, अगर ऐसे मिल गया तो है। तो इसका मतलब जब मैं n में से कोई भी वैल्यू उठा करके यहाँ रखूंगा, उसमें एक जोड़ दूंगा तो उससे अगला नंबर आएगा। जैसे सपोज मैंने 1 उठाया, 1 मैंने यहाँ रखा, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो x की वैल्यू 2 मिली, तो x की वैल्यू 2 तो इसमें है ना, तो इसका मतलब है ये तो मिल रही है। अब ऐसा कोई नंबर आपको मिलेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आप n में से कोई भी वैल्यू उठाओगे, रखोगे, और जो भी वैल्यू आएगी वो भी नेचुरल नंबर होगी, तो नेचुरल नंबर इसमें है ही होगा, बिल्कुल सिंपल है। तो इसका मतलब यहाँ पे सहप्रांत बराबर परिसर तो ये है, सहप्रांत बराबर परिसर, समझ रहे ना आप। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आच्छादक भी हो जाएगा, आच्छादक, ठीक है। तो ये आच्छादक भी हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, बहुएकी और आच्छादक। तो ये कौन सा ऑप्शन है, एकेकी तथा आच्छादक नहीं, एकेकी नहीं है, आच्छादक परंतु एकेकी नहीं, बहुएकी परंतु आच्छादक नहीं। आच्छादक तो ये है तो बहुएकी तो ये भी गलत है ना, तो एकेकी ना आच्छादक ये भी गलत है। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही है इसका, आच्छादक परंतु एकेकी नहीं। एकेकी नहीं मतलब बहुएकी, और आच्छादक है ये, ठीक है ना। तो ये आच्छादक परंतु बहुएकी है ना, एकेकी नहीं है, यानी आपका सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन था आपका, यहाँ से ये सेकंड ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है गै यदि समाकलन x log x dx x स्क्वायर बाई 2 f of x माइनस x स्क्वायर बाई 4 प्लस c है, तब fx क्या है। तो आप एक साइड का जो है इसको चाहे पूरा ही लेकर के चलो। चलो, ये है आपके पास x log x dx इक्वल्स टू x स्क्वायर बाई 2 f of x माइनस x स्क्वायर बाई 4 और प्लस में आएगा c। ये ले लिया हमने, ठीक है ना। अब देखते हैं इसको हम। देखिए, इसको जब हम देखेंगे तो इसका समाकलन करते हैं, है ना। इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा, इसको सेकंड मानना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x, सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी x स्क्वायर बाई 2
फिर माइनस लगाएंगे, होल समाकलन, पहले का डिफरेंशिएशन यानी 1/x, दूसरे का इंटीग्रेशन यानी x²/2 और प्लस में dx आएगा पहले और फिर प्लस में c और इक्वल्स टू ये भी है इधर x²/2 f ऑफ x। इधर वाले को सॉल्व नहीं करना बिल्कुल भी, बस ये कंपेयरिंग करके निकल जाएगा। अब देखिए x²/2 आ गया और मल्टीप्लाई में आ गया इसके log x माइनस एक x से एक x कट के एक x बचेगा और जब x का हम इंटीग्रेशन करेंगे x²/2 आएगा और 2 पहले से है तो ये x²/4 हो जाएगा, है ना, और प्लस में आ जाएगा ये वाला c जो कर दूं इक्वल्स टू x²/2 f ऑफ x माइनस x²/4 प्लस c। तो यहाँ से देखिए दोनों एक जैसी हैं, इधर भी जैसी टर्म है इधर ही ऐसी टर्म है ना। तो बस हमें क्या देखना था, हमें fx तो देखना था, तो fx की जगह देख लो यहाँ पे क्या है log x है, x²/2 यहाँ भी है x²/2 यहाँ भी है, तो fx के क्या है यहाँ पे log x है, फिर माइनस जो कर दूं x²/4 जो कर दूं प्लस c जो कर दूं, तो इसका मतलब f ऑफ x की जगह तुलना करने पर अगर हम देखें तुलना करने पर तो f ऑफ x की वैल्यू हमें क्या मिलती है, f ऑफ x की वैल्यू हमें log x मिलती है, ठीक है ना। तो हमारा f ऑफ x क्या है, log x है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका, f ऑफ x बराबर log x ये रहा है ना, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो गया। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घ क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि y बराबर 5x² + 4 है, तो देखिए y बराबर 5x² + 4 तब बिंदु 2 1 पर ढाल है, यानी ढाल होती है प्रवणता, है ना, dy/dx। अगर वो प्रवणता कह दे चाहे वो ढाल कह दे तो इसका मतलब वो dy/dx पूछ रहा है उस बिंदु पर, तो आप इसका dy/dx निकाल लो, बहुत आसान है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 5x² + 4, तो ये हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल्स टू यह जाएगा 5 दूनी 10 x + 4 का हो जाएगा 0। तो dy/dx किस पॉइंट पर पूछा है, वो dy/dx पूछ रहा है 2 1 पर, 2,1 पर। तो आपको बस x की वैल्यू रख देनी है 2, y तो इसमें है ही नहीं, तो 10 दूनी 20 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो 20 कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है, देखिए लास्ट क्वेश्चन इसका, सदिश फलन ft बराबर टी आई कैप, यानी आपका सदिश फलन है कोई f इक्वल्स टू टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस 5 के कैप। उसका पूछ रहा है कि बिंदु t बराबर 1 पर प्रवणता है। देखिए प्रवणता पूछ रहा है, प्रवणता मतलब होता है कि एक बार उसका डिफरेंशिएशन कर दो उसी वेरिएबल में। तो 5 के था ना ये, हाँ ठीक है। अब ये प्रवणता पूछ रहा है तो प्रवणता होगी, अब t में है ये तो x में था तो यहाँ dy/dx हो गया, ये t में है तो यहाँ d/dt हो जाएगा, है ना प्रवणता। तो इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, d ऑफ dt, इसका डेरिवेटिव कर दो एक बार इस वेक्टर का, ठीक है ना। तो t में क्या हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा, आई कैप जो का तो रहेगा, ये तो यूनिट वेक्टर है ना। तो इसको तो हम जो का तो रखेंगे, बस ये एज अ कांस्टेंट लेके चलेंगे, फिलहाल ये है हमारे पास वेरिएबल। तो ये क्या हो जाएगा, t का 1 हो गया इंटू आई कैप प्लस टी स्क्वायर का हो गया 2t इंटू जे कैप, और ये तो कांस्टेंट ही है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, अभी मुझे ये d/dt किसी पॉइंट पे देखना है, t बराबर 1 पर देखना है, तो t बराबर 1 पर देखना है मुझे, ये f डैश यानी यहाँ पे ये t की जगह 1 रख दो, बल्कि इसको t रहने दो और इस पूरे पे यहाँ पे लिख दो t बराबर 1, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आई कैप प्लस 2 इंटू 1 टी की वैल्यू और जे कैप, इसका मतलब ये मिला आई कैप प्लस 2 जे कैप, है ना, ये आपको मिला। तो ये मिलेगा, तो ऑप्शन कौन सा, ये पहला ही ऑप्शन आ गया, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुविकल्प पे तो आपके बहुत ही आसान थे, है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पेपर भी आसानी है। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना, दूसरे का पहला क्वेश्चन 1 नंबर में है, कह रहा है कि साइन सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये हमें प्रूफ करना है ना, टू प्रूव, ये हमें प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्रूफ करना है ना। तो यहाँ से क्या होगा, आप एक बार इसको लेफ्ट हैंड साइड लो, या आप इसको ऐसे भी ना करो, बस इसको ये कहो माना, हमने मान लिया कि जो साइन इनवर्स x है उसको हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये साइन इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब साइन थीटा से आपको कोस थीटा में जाना है ना। तो आप एक रिलेशन तो जानते होंगे इसका, एक रिलेशन ये वाला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर भी उधर जाएगा तो क्या मिलेगा, साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो बस आपको ये रखना है यहाँ पर, तो x इक्वल्स टू साइन थीटा की जगह रख दिया हमने अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो इधर का भी स्क्वायर हो जाएगा और इधर के स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये मिलेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर इधर ले आओ, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, ये स्क्वायर इधर जाएगा रूट में तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर कोस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या ऐसा कह सकते हैं कि दोनों और वर्गमूल लेने पर। तो यहाँ से जब थीटा की वैल्यू निकलेगी तो आएगी कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए साइन इनवर्स को हम एक्स को थीटा मान करके चले थे और थीटा ही किसके बराबर आ गया, कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हमने ये प्रूफ कर दी, है ना। तो अब यह कहेंगे हम अतः साइन इनवर्स एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपने प्रूफ कर दिया, देखिए बहुत आसान है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है जेड अक्ष का द्विकोज्या ज्ञात करो। जेड अक्ष की द्विकोज्या हमें निकालनी है, बहुत आसान है, जेड अक्ष की द्विकोज्या हमें निकालनी है ना। ये है आपका ख क्वेश्चन। अब देखिए जेड अक्ष की, यानी अगर मैं ये मानूं ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है ना, ये जेड एक्सिस हम मानते हैं। अब इसकी द्विकोज्या हमें निकालनी है ना। तो जिस भी वेक्टर की हमें द्विकोज्या निकालनी होती है या जिस भी लाइन की द्विकोज्या निकालनी होती है उसके हम कोण देख लेते हैं ना, कोण देख लेते हैं। अगर वेक्टर हो तो अलग फॉर्मूला है,
कोण हो तो अलग फॉर्मूला है, कोण हो तो द्विक कोसाइन कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा हो जाते हैं, है ना। तो हम जेड अक्ष का एक्स अक्ष के साथ, वाई अक्ष के साथ और जेड अक्ष के साथ कोण देख लेंगे, ठीक है ना, है ना। तो हम क्या कहेंगे, जेड अक्ष का या ऐसे कहो माना जेड अक्ष द्वारा एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के साथ बनाए गए कोण क्रमशः अल्फा बीटा गामा है। अगर हमने ये माना है कि ये अल्फा बीटा गामा कोण बना रही है जेड अक्ष एक्स अक्ष के साथ, वाई अक्ष के साथ और खुद जेड के साथ, ये जेड एक्स का एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण है और वाई एक्सिस के साथ बीटा कोण है और जेड एक्सिस के साथ गामा कोण है। अब आप देखिए ये तीनों जो अक्षेस हैं ये आपस में लंब होती हैं एक दूसरे पर, है ना। तो जब जेड एक्स एक्स के साथ कोण देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 90 डिग्री आएगी। इसी तरीके से जब बीटा के साथ देखेंगे, यानी जो बीटा एंगल है वाई एक्सिस के साथ जो बना कोण है वो भी 90 डिग्री आएगा। लेकिन जो गामा है यानी जेड अक्ष के साथ ही कोण, तो जब इसका इसी के साथ कोण मापेंगे तो वो तो 0 आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपके पास अल्फा बीटा गामा आ गए। तब जेड अक्ष की द्विक कोसाइन क्या होंगी, अब हम लिखेंगे तब जेड अक्ष की द्विक कोसाइन, जेड अक्ष की द्विक कोसाइन होती है कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगी, कोस अल्फा की वैल्यू कोस 90 हो गया और ये भी कोस 90 हो गया और ये आपका कोस 0 हो गया, है ना। तो ये आ जाएगा आपका कोस 90 भी 0 होता है, कोस 90 0 कोस 0 1, तो आपकी ये द्विक कोसाइन आ गई 0 0 1, ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा, आपकी द्विक कोसाइन आ गई। आसान क्वेश्चन है 1 नंबर का। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है ना, तो इसको करेंगे। देखिए सदिश ए का सदिश बी पर आपको प्रक्षेप निकालना है। कई दफा आया हुआ है पहले भी ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया है, पहले हम ये लिख देते हैं, दिया है जो भी इसने दिया है, ए वेक्टर इसने दिया है आपको, मैं देख लेता हूँ। ए वेक्टर दिया है 2i कैप 3j कैप 5k कैप, 2i 3j 5k, और बी वेक्टर उसने दिया है आपका i प्लस 3j प्लस k, i कैप प्लस 3j प्लस k कैप 1 3 1, ठीक है ना। अब वो पूछ रहा है ए का बी पर प्रक्षेप बताओ, है ना, ए का बी पर। तो जब ए का बी पर प्रक्षेप क्या होता है, ए का बी पर प्रक्षेप, ए का बी पर प्रक्षेप होगा, ए डॉट बी तो ऊपर आएगा ही आएगा, अपॉन में जिस पर होता है उसका परिमाण नीचे आ जाता है ना। तो ये बताया हुआ भी है पहले। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, आई कैप और आई कैप के जो कंपोनेंट हैं, जो घटक हैं, उनकी मल्टीप्लाई करो 2 गुना 1, फिर जे कैप के कंपोनेंट की मल्टीप्लाई करो 3 गुना 3, फिर के कैप के कंपोनेंट की मल्टीप्लाई करो 5 गुना 1, बटे में बी का मोड जो परिमाण निकालना है वो ऐसे निकलेगा, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 प्लस 3 3 9 प्लस 5 बटे अंडर रूट 1 प्लस 9 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 9 2 11, 11 5 16, तो ये आ गया आपका 16 बटे अंडर रूट 9 10 11 रूट 11, ठीक है ना। ये आपका इसका प्रक्षेप आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप इस समझ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है कि आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे का मान ज्ञात करो। कितना आसान है ये भी, है ना। तो देखिए जे क्रॉस के होता है माइनस के आई कैप, आई जे के नहीं, सिंपल आई कैप होता है ना। आप इस तरीके से पता कर सकते हैं, आप एक सर्कल बनाओ और यहाँ पे इस तरीके से आई जे के लिख लो, आई इधर से नहीं इधर से आई जे और यहाँ पे के। अब अगर ऐसे मल्टीप्लाई हुई, इधर से इधर चल रहे हम, है ना, अगर ऐसे मल्टीप्लाई हुई तो आई की जे में करेंगे तो के आएगा, के की आई में करेंगे तो जे आएगा, और आई की जे में करेंगे तो के आएगा, है ना। लेकिन अगर इसका उल्टा हो गया, अगर इधर की ऐसे हुई मल्टीप्लाई जे क्रॉस आई तो फिर के आएगा, ठीक है ना, या ऐसे हुई आई क्रॉस के तो जे आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से है, माइनस के जे आएगा, जब उल्टी करते हैं तो माइनस में आता है। तो जे क्रॉस के है, जे क्रॉस के मतलब सीधी हो रही है तो आई आ जाएगा सिंपल, तो ये हो जाएगा आई डॉट आई, है ना। फिर प्लस अब ये आ गया जे डॉट आई क्रॉस के, आई क्रॉस के का मतलब है ये रहा, उल्टा चल रहा है, तो फिर माइनस के जे आएगा, माइनस के जे। अब आगे चलते हैं, प्लस के डॉट
के डॉट आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे ऐसे ही है तो सिंपल के आ जाएगा के। तो ये कितना हो जाएगा, आई डॉट आई कितना हो गया 1, जे डॉट जे 1 हो जाएगा लेकिन माइनस में, प्लस माइनस माइनस, और के डॉट के भी 1, तो 1 से 1 कट गया तो आपकी वैल्यू 1 आ गई। ठीक है ना, आसान है। आगे चलते हैं, देखिए अंगे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन वो हैं जो पीछे आए हुए हैं और आप इजीली कर सकते हैं उनको, कुछ भी अब तक मुश्किल नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है अब तक। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपकी बुक में फिलहाल इसका जो है प्रूफ भी नहीं है, वो 11वीं में है ना, तो आपको 11वीं से पढ़ना पड़ेगा इसको, लेकिन है आसान, इसमें कुछ नहीं है। आप देखो अगर कॉमन सेंस भी लगाओ तो आप वैसे भी कर सकते हैं उसको, है ना। तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव, हम देखते हैं ये, हमें ये प्रूफ करना है कि 0 लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ई, यानी कोई भी किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। हमें ये प्रूफ करनी है बात, जहां ई जो है ई के घटने की होने की प्रायिकता पी ऑफ ई है। ठीक है ना, अब हमें ये प्रूफ करना है, तो हम देखिए किस तरीके से इसको प्रूफ करेंगे। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। अब आप एक बात तो जानते ही होंगे, वी नाउ दैट, हम ये बात तो जानते ही हैं कि किसी भी घटना में जितने भी एलिमेंट होंगे वो हमेशा सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या से कम होंगे, और 0 से तो ज़्यादा होंगे या 0 ही होंगे, इससे कम तो नहीं हो सकते, माइनस में तो नहीं जाने के। यानी किसी घटना के अंदर जो एलिमेंट की संख्या है, अवयवों की संख्या है, जैसे मैं ये कहूँ कोई सैंपल स्पेस है आपके पास, एक सिक्के को छालना। अब एक सिक्के को छालने का सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस मीन्स प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है ना। एक सिक्के को छालना, अब इसमें से मैंने एक घटना चुनी, एक घटना मैंने ये मानी कि हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो हेड आना, इसमें ये घटना हो गई, इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया। ठीक है ना, अब देखिए मैं ये कह रहा हूं कि ई के अंदर जो एलिमेंट हैं, जिन अवयवों की संख्या, वो हमेशा एस के अवयवों की संख्या से कम होगी, बराबर भी हो सकती है, ज्यादा तो नहीं हो सकती, है ना। इसमें ई के अंदर अवयवों की संख्या जो है वो ज्यादा तो नहीं हो सकती एस के अवयवों की संख्या से, तो हमेशा एस के अवयवों की संख्या से कम रहेगी, और या तो 0 हो जाए या 0 से बड़ी रहेगी, है ना, 0 से नीचे तो नहीं जानेगी कभी भी, तो माइनस में तो नहीं जाएगी। तो इसलिए हमने ये रिलेशन लगाया कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, और सॉरी 0 लेस देन इक्वल टू, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। ठीक है, अब अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को एन ऑफ एस से भाग दे दूं, एन ऑफ एस से भाग करने पर, क्योंकि मुझे प्रायिकता बनानी है, इसको प्रायिकता तभी बनेगी जब नीचे एन ऑफ एस होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन एन ऑफ एस, और लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। ठीक है, तो ये तो हो गया 0 लेस देन इक्वल टू, ये बन गया आपकी प्रायिकता पी ऑफ ई, और ये बन गया आपका 1। ठीक है ना, तो आपका ये प्रूफ हो गया, ये तो प्रूफ करना था ना, ये प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तीसरे क्वेश्चन पर आ गए हम, है ना। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि सभी खंडों को हल कीजिए, एक्स और वाई संख्याओं को ज्ञात कीजिए यदि क्रमित युग्म ये और ये बराबर हों। देखिए कितना आसान क्वेश्चन इसने दिया है ना। इसको अगर किसी पे नहीं भी आता हो तो कॉमन सेंस से भी आदमी इसको कर सकता है ना। तीसरे का क्या क्वेश्चन है ना, ये आ गया कि यदि एक्स और वाई की संख्या ज्ञात करनी है, यदि क्रमित युग्म एक क्या दे रखा है, उसने दिया है, हम यहाँ पे लिखेंगे जो उसने दिया है। ठीक है ना, उसने कहा ये दोनों बराबर हैं, तो बस आप इन दोनों को बराबर रख दो। एक है आपका 2x माइनस 3 कोमा माइनस 5 इक्वल्स टू, एक है x कोमा वाई माइनस 1, ये बराबर है। अब बराबर दो कर्मित युग्म बराबर तभी होते हैं जब उनके संगत अवयव बराबर हों। तो आपका पहला अवयव पहले अवयव के बराबर, यानी पहला कोऑर्डिनेट पहले कोऑर्डिनेट के बराबर, दूसरा कोऑर्डिनेट दूसरे कोऑर्डिनेट के बराबर। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू x और माइनस 5 इक्वल्स टू वाई माइनस 1। यहाँ से x इधर लाएंगे तो 2x में से x गया x और 3 उधर गया तो x की वैल्यू आ गई 3, और y वहीं छोड़ दो, ये इधर ले आओ तो -5 + 1 -4, और y की वैल्यू आ गई आपके पास -4। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। और 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में कितना आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरे का ख क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरे का ख क्वेश्चन कह रहा है कि वक्र समूह है आपके पास एक y बराबर 2c e रेज़ टू द पावर 2x अपॉन 1 + c e की पावर 2x, कह रहा है का अवकल समीकरण ज्ञात करो। अब इसका अवकल समीकरण हमें ज्ञात करना है ना। तो देखिए अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है ना। देखिए इसका डेरिवेटिव किस तरीके से करेंगे। एक बात और, इसका डेरिवेटिव करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी ही बार हमें अवकलन करना है, ठीक है ना। उसको हटाने के लिए हमें इसमें से बस ये कांस्टेंट हटाना है c, जैसे ये c हटेगा ऐसे हमारे अवकल समीकरण आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर इसमें एक ही कांस्टेंट है तो आपको एक ही बार अवकलन करना है, बस उससे ज्यादा बार नहीं करना। तो आपके पास एक ही कांस्टेंट है इसमें c, इसके अलावा और दूसरा कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो आपको एक ही बार अवकलन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी का अवकलन करते हैं, ठीक है ना। dwr2x, ठीक है ना।
ये हो जाएगा, y को मैं y डैश लिख लेता हूँ, है ना, मतलब dy बाई डी एक्स वाई डैश लिख लिया मैंने। अब नीचे वाले का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर 1 प्लस सी ई की पावर 2x, इसका हो गया स्क्वायर नीचे, और यही एज इट इज आएगा 1 प्लस सी ई की पावर 2x। अब ऊपर वाले का करेंगे, ऊपर वाले का क्या आएगा, 2c तो कांस्टेंट है, 2c कांस्टेंट ही रहेगा, e की पावर 2x का आ जाएगा 2 इंटू ई की पावर 2x, सेम है ना, बस 2x का जब करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। अब माइनस लगाएंगे, अब ऊपर वाला एज इट इज रखेंगे 2c की पावर 2x। अब नीचे वाले का करेंगे, 1 का तो हो गया 0 प्लस इसका होगा 2 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा 2c की पावर 2x, ठीक है ना, ये हो गया आपके पास। अब देखिए y डैश इक्वल्स टू आपके पास ये क्या हो जाएगा, मैं इनकी गुना कर देता हूं अंदर, ये हो जाएगा 2 दूनी 4c ई की पावर 2x की 1 में कर देंगे तो ये आ जाएगा 4c ई की पावर 2x, और जब इसकी गुना इसमें करेंगे तो ये हो गया 4 और c स्क्वायर, तो प्लस ये आ जाएगा 4c स्क्वायर ई की पावर 2x की ई की पावर 2x में करेंगे तो ई की पावर 4x हो जाएगा, गुना में खाते जुड़ जाती हैं, माइनस ऐसे इसकी करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, c स्क्वायर हो गया, ई की पावर 4x हो गया, और डिवाइड्स में इसके आ जाएगा 1 प्लस सी की पावर 2x अब इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास, y डैश इक्वल्स टू 4c ई की पावर 2x अपॉन 1 प्लस सी ई की पावर 2x का होल स्क्वायर, ये बचा, ठीक है ना। अब इसको समीकरण 2 बना लो, ठीक है, क्योंकि अब इससे ज्यादा तो हम अवकलन कर नहीं सकते, लेकिन कांस्टेंट अब भी यहां से हटानी है ना, तो अब हम क्या करते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं ऊपर वाले से, समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चले हम, y की गुना मैंने इधर कर दी 1 प्लस सी की पावर 2x, इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस कर दी इधर, बचा इधर इक्वल्स टू 2c ई की पावर 2x, ठीक है, गुना करते हैं अंदर, यह आ जाएगा y प्लस वाई सी ई की पावर 2x इक्वल्स टू 2c ई की पावर 2x, ठीक है। अब ये वाली टर्म इधर ले गए तो ये हो गया आपके पास y इक्वल्स टू 2c ई की पावर 2x माइनस वाई सी ई की पावर 2x, सी ई की पावर 2x की वैल्यू निकाल ली हमने, तो ये क्या मिला हमें, ये मिला हमें यहाँ से, जब हम कांस्टेंट लेंगे सी ई की पावर 2x तो यहाँ पे बचेगा 2 माइनस वाई, तो ये 2 माइनस वाई इधर आ जाएगा अपोन में, तो y अपोन हो जाएगा 2 माइनस वाई इक्वल्स टू सी ई की पावर 2x, तो ये इसकी वैल्यू निकाल ली हमने सी ई की पावर 2x की। अब ये सी ई की पावर 2x की वैल्यू उठा करके बस यहाँ पे रख देंगे समीकरण 2 में, ठीक है ना। तो अब इसको मैं थर्ड इक्वेशन बना लेता हूँ और कहता हूँ कि समीकरण 3 व 2 से, है ना। अब मैं ये वाली वैल्यू y अपॉन 2 माइनस वाई यहाँ पे रख दूंगा सी ई की पावर 2x, सी ई की पावर 2x की जगह, ठीक है। तो आपके पास ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण 2, समीकरण 3 व 2 से, तो ये हो जाएगा आपके पास y डैश इक्वल्स टू y डैश इक्वल्स टू 4 सी ई की पावर 2x की वैल्यू आ गई y अपॉन 2 माइनस वाई, और डिवाइड में आएगा 1 प्लस सी की पावर 2x यहाँ पे भी था तो y अपॉन 2 माइनस वाई यहाँ पे भी आ गया, और इसका हो गया होल स्क्वायर, ठीक है ना। बस अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका y डैश इक्वल्स टू 4y अपॉन 2 माइनस वाई, और डिवाइड में आएगा 2 माइनस वाई यहाँ जाएगा तो ये हो गया 2 माइनस वाई, और प्लस वाई पहले से था, और अपॉन में आ जाएगा 2 माइनस वाई, और दोनों का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर अलग हो गया, इसका स्क्वायर अलग हो गया, ठीक है। अब देखिए इस एक से ये एक तो कट जाएगा ना, इसका एक बच जाएगा, अंदर अंदर वालों की गुना, बाहर बाहर वालों की गुना, तो ये क्या हो जाएगा आपका y डैश इक्वल्स टू 4y में मल्टीप्लाई होगी इस वाले की, यानी 2 माइनस वाई की, और डिवाइड में क्या बचेगा, y से y कैंसिल आउट हुआ, ये हो गया 2, 2 का स्क्वायर क्या बचा 4, तो 4 से 1 4 कटा तो y इंटू 2 माइनस वाई बचा, है ना। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी y डैश की, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू 2 माइनस वाई, ये आपकी समीकरण अवकल समीकरण आ गई है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा आंसर, इसमें कांस्टेंट भी नहीं रहा और हमने एक ही बार अवकलन भी किया है, ठीक है ना। यहाँ इसको बता देना कि y डैश बराबर यही है, चाहे ये y डैश ही लिख लेना, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स मत लिखना, चाहे ऊपर सारों में डी वाई बाई डी एक्स लिख लेना, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि दो सदिश a और b के परिमाण क्रमशः √3 और 4 हैं, तो जो दिया है बस उसको वो लिखते चलते हैं ना। गया क्वेश्चन तीसरे का, कह रहा है कि जो दिया है वो लिख रहे, पहले दिया है उसने दिया है a का परिमाण, a का परिमाण कितना है, a का परिमाण √3, b का 4, तो ये √3 दे दिया और b का परिमाण दे दिया उसने 4, ठीक है ना। अब a डॉट b दिया है 6, तो a डॉट b लिख लेते हैं कि उसने 6 दिया है, a डॉट b इक्वल्स टू आ गया 6। पूछ रहा है कि a और b के बीच का कोण बताओ, है ना, a और b के बीच का कोण। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं a डॉट b बराबर a का परिमाण b का परिमाण इंटू इंटू में कोस थीटा, ठीक है। तो a डॉट b की वैल्यू उसने दी है 6, a का परिमाण दिया है 3 नहीं √3 दिया है,
√3 और बी का परिमाण दिया है 4 और मल्टीप्लाई में है कोस थीटा। तो कोस थीटा की जब वैल्यू निकलेगी तो कोस थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा, ये दोनों इसके अपॉन में आ जाएंगे तो 6 के अपॉन में आ जाएगा √3 गुना 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और एक √3 से जब ये 3 काटूंगा तो यहाँ पे √3 आ जाएगा, तो ये √3/2 आ गया, √3/2। √3/2 कोस में कितने की वैल्यू होती है 30 की, कोस थीटा इक्वल्स टू cos π/6 है ना, cos 30 लिख सकते हैं इसको π/6, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू π/6 आ गई आपके पास, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं, देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन दिया है इसने, कह रहा है कि यदि a बराबर आपके पास ये दे रखा है इसने और b बराबर ये दे रखा है, तब सिद्ध कीजिए कि a डैश का डैश इंटू b बराबर 1110 आएगा। अब a डैश का डैश मतलब तो a ही होता है ना, देखो इसने उलझा दिया, यहाँ a डैश का डैश दे दिया, बच्चा a डैश निकालेगा फिर उसका डैश करेगा, इससे बढ़िया वो डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करे कि a डैश का डैश तो a ही होता है और a और b की डॉट प्रोडक्ट निकाल लो बस और आपका ये आ जाएगा, सॉरी, है ना। तो देखिए घ क्वेश्चन आपका, देखते हैं घ क्वेश्चन, इसमें इसने दिया है a बराबर आपको 3 √3 2 4 2 0, ठीक है, और b दिया है इसने आपको, b इसने दिया है आपको 0 0 1/2 1/4 0 1/8 है ना, और ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है टू प्रूव कि a डैश का डैश इंटू बी इक्वल्स टू होता है 1110, ये है ना। तो चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं इसके, है ना, प्रूफ लेकर के चलते हैं इसका भाई, प्रूफ करते हैं इसको। तो a डैश का डैश और इंटू में b, तो ये तो हो जाएगा a डैश a ही हो जाएगा और इंटू में b, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि a डैश का डैश जो होता है, सॉरी a डैश का डैश इंटू बी बराबर a डॉट बी, हाँ क्योंकि a डैश का डैश a ही होता है, तो मैंने a डैश का डैश को a लिख दिया और इंटू में b ही है, रीजन लिख रहा हूँ कि ये a ही होता है, ठीक है ना। अब मुझे a डॉट b करना है बस, तो a मेरे पास ये रहा 3 √3 2 4 2 0, इसकी मल्टीप्लाई मुझे बस इसमें करनी है 0 0 1/2 1/4 0 1/8, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आता है 2 की मल्टीप्लाई में 0 आ जाएगा, 2 की इसमें करेंगे ये 1 आएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे 3/4 ये 0 ये 2/8, 2/8 का मतलब 1/4, तो 3/4 प्लस 1/4 4/4, 4/4 का मतलब ये भी 1, जब इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे ये भी 0 ये भी 0, इसकी मल्टीप्लाई भी 0 तो ये 0 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 4/4 1 आ गया, फिर ये 0 फिर ये 0 तो ये भी 1 आ गया, तो देखिए कितना आसान है ना, ये भी 1 आ गया है ना, सॉरी वो नीचे रह गया था। तो ये आपकी राइट हैंड साइड है, मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे ना, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है आपस में, आसान है बहुत ज्यादा, तो ये प्रूफ हो गया, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ये दे रखी हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी द्वारा निर्धारित हैं, ठीक है ना, ये हमें करना है। तो देखिए ये भी लास्ट ईयर में बहुत बार आया हुआ है पेपर में, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब उनकी भुजाएं दे रखी हों, कभी इसके डायगोनल दे रखे हो, है ना। अगर आपने लास्ट ईयर के पेपर किया होगा ना, आपने लास्ट ईयर के 3 साल के लगभग पेपर निकाले होंगे, तो आपको ये पेपर कुछ नहीं लगेगा, बिल्कुल आसान पेपर है, बिल्कुल ईजी पेपर। जिन बच्चों का ये पेपर अगर सॉल्व करने के बाद भी उनका पेपर ये बेकार गया है, तो इसका मतलब है उनकी तैयारी अच्छी नहीं हुई थी, ठीक है ना, तैयारी आपने अच्छी नहीं करी थी, उसकी वजह से पेपर खराब हुआ होगा। पेपर आसान है, बहुत आसान पेपर है, अगर आपने तैयारी की होगी तो, है ना। लास्ट ईयर के पेपर से भी ये पेपर बहुत अच्छा हो जाता। 4K, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी संलग्न भुजाएं ये दी हैं, उसने संलग्न भुजाएं दे रखी हैं एडजेसेंट साइड प्लस 3K कैप, और बी वेक्टर जो उसने दिया है वो है 2I कैप माइनस 7J कैप प्लस K कैप, ये दिया है। अब जब भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो सिर्फ आपको उसकी भुजाओं का गुण वेक्टर प्रोडक्ट निकाल देना है, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर उसकी भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो और उसका परिमाण निकाल दो, बस ये आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको पहले तो ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। अब ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी निकालते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट से निकाल लेंगे IJ के, ठीक है ना, उससे तुम्हारा जो स्थानिक होता है ना, तो ए के जो कंपोनेंट है पहले वो लिख लो, ए के घटक 1 - 1 3, बी के लिख लो 2 - 7 और 1, ठीक है, इनको सॉल्व कर लो, क्या आएगा I कैप इंटू में ये गया -1 प्लस 7 या 21, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, फॉर्मूले में माइनस होता है ना, ये गुना ये माइनस ये गुना ये, तो जब वो माइनस की गुना करेंगे यहाँ तो प्लस हो जाएगा, तो -1 माइनस माइनस प्लस 21, तो 21 में से 1 गया 20,
माइनस फॉर्मूले का इंटू जे कैप, इसकी रो को इसकी कॉलम को छोड़ दो जे कैप की। अब इसकी गुना इसमें, एक एकम एक माइनस 3 दूनी 6, एक में से 6 गया माइनस 5, फिर प्लस के कैप लगाया। अब के कैप की रो और कॉलम छोड़ दो तो माइनस के 7 और माइनस माइनस प्लस के 2, माइनस 7 प्लस 2 माइनस के 5 आएगा ये भी, ठीक है ना। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका सिंपल 20 आई कैप 5 जे कैप माइनस 5 के कैप, ये तो आया आपका एक रोज बी। और अगर मुझे इसका भी परिमाण निकालना हो एक रोज बी का, तो वो कैसे निकलेगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर यानी आई के इंटू में जो है उसका स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर ये 400 हो जाएगा आपका, ये 25 हो जाएगा और ये भी 25 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 450। 450 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 15 रूट 2, ठीक है ना, 15 रूट 2, और ये आपका आ जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है कि एक स्टील की 3 मीटर गुना 8 मीटर की आयताकार चादर के प्रत्येक कोने से x मीटर लंबाई के वर्गों को काटकर ढक्कन रहित संदूक ढक्कन रहित मतलब ढक्कन नहीं है उस पर, ढक्कन सहित रहित संदूक बनाई जाती है। इस प्रकार बने संदूक का अधिकतम आयतन हमें ज्ञात करना है। तो क्या इसके जैसे क्वेश्चन नहीं है आपकी कॉपी में, आपकी बुक में है ना, जो आपका फर्स्ट बुक में लास्ट चैप्टर है उसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है, उस लास्ट एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन, और वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है। बस इसने कैलकुलेशन और आसान कर दी मेरे ख्याल से, 3 और 8 दे करके, है ना। तो बस इसको करेंगे, आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन, अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो मान लीजिए मेरे पास कुछ ऊपर से ऐसा दिखेगा वो संदूक, है ना। अब ये कह रहा है कि इस संदूक में से इसकी जो एक भुजा उसने 8 दी है, ये हम मान लेते हैं ये 8 है, और ये मान लेते हैं हम ये 3 है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि इसमें से x मीटर की जो है आपने चारों कोनों से काट लिया। अब मान लो आपका ये इस तरीके का संदूक था, और यहां से उसने, एक मिनट में इसको सही बना देता हूं पहले, यहां से उसने x मीटर का काटा, इस कोने पे से x मीटर का, है ना, इस कोने पे से भी ऐसे ही काट दिया, इस कोने पे से भी ऐसे ही काट दिया, और इस कोने पे से भी ऐसे ही काट दिया। तो जब ये कोने हट जाएंगे, ये वाला कोना, ये वाला कोना, ये वाला कोना और ये वाला कोना, ये हट जाएंगे, तो यहां से इसको खड़ा करके इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, तो उसने एक क्या बना दिया, इसको एक डब्बा बना लिया, डब्बा बन जाएगा इस तरीके से एक, है ना। अब वो डब्बे का अधिकतम आयतन पूछ रहा है। तो देखिए अब जब उसने ये काट दिया तो हमारे पास भुजा क्या मिलेगी, x। अगर मैं ये वाली भुजा देखता हूं, पहले 8 थी, अब x मीटर उसने ये काट दी और x मीटर उसने ये काट दी, तो अब तो ये बची ना अंदर वाली, तो इसका मतलब क्या मिला, 8 में से x प्लस x घटा दिया, तो 8 में से 2x घटा दिया, है ना। इसी तरीके से इधर से 3 में से, पूरी 3 में से एक x ये और एक x ये, यानी 2x घटा दिए, 3 में से 2x, तो उसकी लंबाई और भुजा सॉरी उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या मिल गई, 8 माइनस 2x और 3 माइनस 2x, है ना। लेकिन जब उसने उसको ऐसे खड़ी की थी, मान लो ये वाली आपकी जो परत है उसको ऐसे उसने खड़ा किया, यहां से ऐसे करके खड़ा किया, तो ये जो हाइट मिली उसको, ये x मीटर ही तो होगी ना, क्योंकि ये भुजा x मीटर है। अब ये वाली जब ऐसे खड़ी करेगा वो, तो x मीटर भुजा हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब उसकी ऊंचाई x आ जाएगी, है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, माना माना संदूक का आयतन v है, संदूक का आयतन v है, तब देखिए आपके पास ये क्या बन जाएगा, v जो है वो x का एक फंक्शन बनेगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, है ना। ऊंचाई तो x है, उसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ, फिर मैं लंबाई लिख देता हूँ, फिर मैं चौड़ाई लिख देता हूँ, कोई सी भी लिख लो, कोई मर्जी, आपकी मर्जी है। 8 में से 2x घट करके अब उसकी लंबाई बची, और चौड़ाई उसकी बची 3 में से 2x घट करके, ठीक है ना। ये आपका एक फंक्शन बन जाएगा। अब इसकी गुना कर लो आप, यहाँ से गुना कर लो अंदर, तो गुना करके आपके पास क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा 8x माइनस 2x स्क्वायर, और इसकी गुना अब हम इसमें अंदर कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 8 तिया 24x माइनस 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 एक्स क्यूब। तो आपका ओवरऑल आया 4x क्यूब माइनस 16 और 6 22 एक्स स्क्वायर और प्लस में 24 एक्स, ठीक है ना। ये आपका फंक्शन आया। अब इस फंक्शन से आपको आगे चलना है, इस फंक्शन से आपको आगे चलना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, तो DWR2x करते हैं। DWR2x करेंगे तो ये हो जाएगा v डैश एक्स, v डैश एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब का होगा, 3 आगे आ जाएगा और पावर में से 1 घट जाएगा, तो 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर माइनस 2 आगे आ जाएगा, 22 दूनी 44 और ये आ जाएगा x प्लस ये आ जाएगा 24, ठीक है ना। अब एक बार और डेरिवेटिव कर लेते हैं यहीं कहीं, v डबल डैश एक्स, एक बार और डेरिवेटिव कर दिया, तो 12 दूनी 24x और माइनस के 44 आ गया यहाँ पर, तो ठीक है ना। अब इसको मेरे ख्याल से यहीं पर छोड़ करके अब v डैश को 0 रखो, है ना, उच्चतम निम्नतम के लिए। नाउ अब
वी डैश एक्स बराबर 0 से। तो यहाँ से जब हम इसको 0 रखेंगे 12x² माइनस 44x प्लस 24 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या आएगा, यहाँ से 4 कॉमन आ सकता है तो 4 कॉमन लिया, 4 या 12x² 11x 6 इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ से ये इक्वेशन बनी। अब इसके फैक्टर क्या होंगे, 6 या 18, 18 कैसे टुकड़े जो प्लस करके 11 आए, तो 9 दूनी 18 होते हैं और 9 दो 11 होते हैं। तो 3x, ये 4 तो गुना 0 में चला जाएगा ना, 3x² माइनस, इसको मैं लिखता हूँ 9x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा 3x कॉमन, x माइनस के 3 और माइनस 2 कॉमन, ये भी x माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। और दोबारा कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 और 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से x की जो वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू होगी आपके पास 3, या इसको जब 0 रखेंगे 2/3। तो x की दो वैल्यू मिली, 3 या 2/3। अब x बराबर 3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि x बराबर 3, भाई 3 तो इसकी पूरी चौड़ाई थी, और x मीटर हमने मानी उसकी वो भुजा जो हमने वर्ग काटा कोने पे से। तो अगर 3 मीटर का यही काट दिया, मान लो 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर है, अगर 3 मीटर का यही काट दिया हमने, तो 3 कैसे कटेगा वो बताओ, 3 की तो ये पूरी है, 3 मीटर का कैसे कटेगा, तो 3 तो हो ही नहीं सकती है ना, तो 3 से छोटी होगी वो, तो इसका मतलब x बराबर 3 तो हो नहीं सकता, 3 असंभव। बस ये नॉट इक्वल टू 3 लिख दिया। नाउ अब हमें क्या लेके चलना पड़ेगा, x बराबर 2/3 ये लेके चलना पड़ेगा, ये 3 से छोटा है, तो 3 से छोटे के ही वर्ग काट सकते हैं आप, ठीक है ना। तो 2/3 लेकर के चलेंगे। तो x बराबर 2/3 पर हम v डबल डैश x देखेंगे अब, है ना, v डबल डैश x यानी डबल डेरिवेटिव क्या है। तो v डबल डैश 2/3 पर कितना आएगा, 24x था तो 24 में x की जगह 2/3 रख दिया, और माइनस में 44 था, तो 3 8 24 और 8 दूनी 16, 16 माइनस 44, 44 में से जब मैं 16 घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा माइनस के 28, जो कि लेस देन टू 0 है। इसका मतलब है कि आपका जो आयतन होगा, अगर ये नेगेटिव आता है तो आयतन उच्चतम होता है ना, अगर ये पॉजिटिव आता तो आयतन निम्नतम होता। तो अब हम कहेंगे कि x बराबर 2/3 पर, x बराबर 2/3 जो है, x बराबर 2/3 एक उच्चतम बिंदु है, एक उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु है, ठीक है ना। तो उच्चतम बिंदु है। अब 2/3 मीटर के, इसका मतलब हमें वर्ग काटने पड़ेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः 2/3 मीटर के वर्ग काटने पर आयतन जो होगा, आयतन अधिकतम होगा, आयतन अधिकतम होगा, ठीक है ना। अब वो अगर आयतन पूछ रहा है कि अधिकतम आयतन ज्ञात करो, तो अधिकतम आयतन भी निकालना पड़ेगा। वो आयतन कहाँ से निकलेगा, जो फंक्शन बना था हमारे पास, फंक्शन क्या बना था सबसे शुरू में, Vx बराबर जो भी हमारी इक्वेशन थी वहां से, है ना। तो सबसे पहले जो थी Vx, यानी ये था हमारे पास, यहाँ से मिलेगा फंक्शन x 8 माइनस 2x और 3 माइनस 2x, चाहे उससे नीचे वाले में भी रख लो, वहां से भी आ जाएगा। तो v में x की जगह हमने 2/3 रख दिया, तो यहाँ पे भी 2/3 आ गया, 8 माइनस 2 इंटू 2/3 और 3 माइनस 2 इंटू 2/3, तो ये आ जाएगा 2/3, 8 या 24 में से 4 गए 20, 20/3 और 3 तिया 9, 9 में से 4 गए 5, 5/3। अब ये आ गया आपके पास 3 तिया 9 तिया 27, नीचे तो 27 आ गया, और 5 दूनी 10, 20 पंजे 100 दूनी 200, ये हो गया आपका 200, 200/27 मीटर क्यूब, ये आयतन आ गया, ठीक है ना। अधिकतम आयतन आपका निकल गया, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप इस समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन आपकी विविध से एग्जाम्पल 36 है, ठीक है ना। विविध से या विविध का एग्जाम्पल जो 36 है वो देखना, सेम है ये वही, तो इसने एग्जाम्पल से उठाया है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल करने बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है ना। मैं क्लास में भी कहता हूँ कि एग्जाम्पल जरूर करने, एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ना, क्योंकि वो कहाँ से एग्जाम्पल से ज़्यादा देता है क्वेश्चन, और इस वाले पेपर में ज़्यादातर एग्जाम्पल से क्वेश्चन दिए हैं उसने। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए गया क्वेश्चन कहता है किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया है, हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है, हड़ताल ना होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकताएं क्रमशः ये और ये हैं। तो निर्माण कार्य समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 15 है, प्रायिकता में देख लेना, ठीक है ना। प्रायिकता में एग्जाम्पल नंबर 15 नई बुक में, वहां आपको ये मिल जाएगा, सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल से उठाया हुआ है उसने ही, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर गे एग्जाम्पल 15, ठीक है, लिख दिया मैंने यहाँ पर। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले घटनाएं मानते हैं, माना घटनाएं, हमने घटनाएं मान ली। E1 पहली घटनाएं मानी हड़ताल होना, कि हड़ताल होती है या हो गई, हड़ताल होना, ठीक है। और E2 घटना मैंने मानी कि हड़ताल ना होना, हड़ताल सीधा कर लेता हूं उसको, हड़ताल ना होना, ठीक है।
और एक घटना मुझे ए माननी पड़ेगी यहाँ पर, जो वो पूछ रहा है कि कार्य समय से पूर्ण हो, उसकी प्रायिकता बताओ। कार्य समय से पूर्ण हो, ठीक है ना। अब देखिए उसने जो दी है घटनाएं, सबसे पहले उसने दी है हड़ताल होने की प्रायिकता दी है उसने, है ना, हड़ताल होने की प्रायिकता उसने दी है 0.65। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65। तो अगर मुझे E2 की प्रायिकता निकालनी है हड़ताल ना होने की, तो 1 में से हड़ताल होने की घटानी पड़ेगी, है ना। तो 1 में से हड़ताल होने की मैंने घटा दी, तो मेरे पास हड़ताल ना होने की प्रायिकता आ गई, ठीक है। अब उसने जो ये दो अलग प्रायिकता दी हैं इन्हें समझो थोड़ा सा। उसने कहा हड़ताल ना होने की स्थिति में, मतलब हड़ताल ना हो और कार्य समय से पूर्ण हो जाए, उसकी प्रायिकता 0.80 है। यानी अब देखो उसने कहा है कि हड़ताल ना हो, हड़ताल ना हो का मतलब है E2, ये घटना हो चुकी है कि हड़ताल ना हो, अब कार्य समय से पूर्ण हो जाता है, तो उसकी प्रायिकता उसने दी है 0.80। दूसरी बात, अब उसने कहा है कि हड़ताल होने की स्थिति में, हड़ताल हो और कार्य समयानुसार पूर्ण हो जाए, उसकी प्रायिकता 0.32 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हड़ताल हो चुकी है और कार्य समय से पूर्ण हो गया, उसकी प्रायिकता 0.32 है, ठीक है। ये दो चीजें उसने दी हैं यहाँ पर। अब वो कह रहा है कि कार्य समय से पूर्ण हो उसकी प्रायिकता ज्ञात करो। तो इसमें उठा करके डाटा देखो ना, आपके पास क्या है, E1 है, E2 है, A/E1 है, A/E2 है, तो संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय लगा दो। इसमें बेस थ्योरम से पहले कराई जाती है ये, ठीक है ना, और मैंने करा भी रखी है ना, क्लास में भी करा रखी है। जो मेरे क्लास के बच्चे हैं, है ना, उनके लिए बता रहा हूँ कि मैंने बेस प्रमेय से पहले ये प्रायिकता भी कराई थी, उसका एग्जाम्पल भी कराए थे, और एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी है इसमें, पहला ही क्वेश्चन वो भी कराया था, है ना। तो उस पर बेस है ये क्वेश्चन। देखिए अब हम यहाँ लिखेंगे संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय से, संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय से। संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय क्या कहती है, P ऑफ A इक्वल्स टू P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A/E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A/E2, ठीक है। P ऑफ E1 कितना है 0.65 और P ऑफ A/E1 कितना है, A/E1 है 0.32 प्लस P ऑफ E2 है 0.35 और इसकी गुना किसमें करनी है, A/E2 यानी 0.80, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 पॉइंट ये आएगा 208 प्लस ये आएगा 0.28 और इक्वल्स टू, जब आप इसका टोटल करोगे तो टोटल आएगा 0.408। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु A 111, B 123, C 231 है ना। तो इसके हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, ये आपका फोर्थ का घ क्वेश्चन है ना। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूं, दिया है त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु दिए हैं उसने 111, यानी A की वैल्यू दिया है 111 और B की वैल्यू दिया है 123 और C की वैल्यू दी है 231, ठीक है ना। अब अगर मैं ये देखूं तो ये A के स्थिति सदिश है, A के स्थिति सदिश, इसका मतलब है कि OA डैश, A का स्थिति सदिश क्या है मेरे पास, 1i कैप 1j कैप 1k कैप, है ना। और B का स्थिति सदिश है मेरे पास 1i कैप 2j कैप 3k कैप और C का स्थिति सदिश है मेरे पास 2i कैप 3j कैप और 1k कैप, ठीक है। ये तीन के स्थिति सदिश उसने दे रखे हैं, तो तीन भुजाएं हमें निकालनी भी पड़ेगी। मान लो मेरे पास ये त्रिभुज बना, अब मेरे पास A और B और C के सिर्फ स्थिति सदिश आए अभी, यानी O से दूरी आई सिर्फ उनकी, है ना। अब अगर मुझे AB निकालना है तो OB माइनस OA निकालना पड़ेगा, तो मुझे भुजा निकालनी है AB। अब AB निकालने के लिए मुझे स्थिति सदिश घटाने पड़ेंगे, B के स्थिति सदिश में से A का स्थिति सदिश घटाना पड़ेगा। तो B में से A घटाऊंगा तो ये आएगा 0i कैप, फिर 2 में से 1 गया j कैप, फिर 3 में से 1 गया 2k कैप। इसी तरीके से BC वेक्टर, BC निकालने की जरूरत नहीं है इसमें, AC निकाल लो, AC निकाल लो बस। तो ये हो जाएगा OC माइनस OA। OC माइनस OA का मतलब होता है C में से एक OC में से OA घटाना है। 2 में से 1 गया, 1 i कैप बचेगा, फिर 3 में से 1 गया 2 j कैप बचेगा, फिर k में से k गया, ये 0 k कैप आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। दो भुजाएं निकाल लिया आपने AB क्रॉस AC, ठीक है ना। अब आपको अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2
और ए बी क्रॉस ए सी का परिमाण, आपको बस ये निकाल देना है, ठीक है ना। तो ए बी क्रॉस ए सी निकाल देता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए ए बी क्रॉस ए सी हम अलग से निकाल देते हैं ना, ए बी क्रॉस ए सी, इसको अलग से निकाल देते हैं। तो ए बी क्रॉस ए सी कैसे निकलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट तो सारणिक से निकलता है, तो आई जे के सारणिक से निकाल देंगे। ए बी के जो मल्टीपल्स हैं वो यहाँ पे लिख दो, कंपोनेंट 0 1 2, और ए सी के क्या है 1 2 0, है ना। इनको सॉल्व कर लो तो ये आएगा आई कैप इंटू ये गया 0 -4 तो -4 ही बचेगा, फिर माइनस जे कैप, ये गया ऐसे 0 -2 तो -2 ही आएगा, और प्लस में के कैप में क्या आएगा, ये गया 0 -1 तो ये -1, ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा -4 आई कैप और माइनस माइनस प्लस 2 जे कैप और माइनस के कैप, ठीक है। ए बी क्रॉस ए सी आ गया। अब इसका हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, परिमाण निकालना है। तो इसका परिमाण क्या होगा, ए बी क्रॉस ए सी का, ए बी क्रॉस ए सी का जो मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट आई के जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर यानी 16, जे का जो कंपोनेंट है यानी घटक है उसका स्क्वायर यानी 4, के का जो घटक है उसका स्क्वायर यानी 1, तो 16 4 20 और 21 रूट 21 आ गया, तो अंडर रूट 21 आ गया। तब बस ये उठा करके वैल्यू यहाँ पे रख दो ऊपर, ठीक है ना। तब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, ए बी सी का क्षेत्रफल, तब ए बी सी का क्षेत्रफल होगा 1/2 अंडर रूट 21 वर्ग इकाई, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। आसान क्वेश्चन है और क्षेत्रफल वाला है, पेपर में लास्ट ईयर में भी काफ़ी बार आया हुआ है, अगर आपने करे होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन 5वां कह रहा है सभी खंडों को हल करो, 5 नंबर का क्वेश्चन है। यदि फलन आपके पास मैपिंग दी है 0 से π/2 से r में, एक फंक्शन है sin x और सेम मैपिंग है और उसमें एक फंक्शन है cos x द्वारा परिभाषित है, दो फंक्शन परिभाषित हैं, तब सिद्ध करना है कि f तथा g एक ही हैं परंतु f प्लस g एक ही नहीं है। f और g अगर अलग अलग चेक करेंगे तो 1 1 आएंगे, एक ही आएंगे, लेकिन जब इनको दोनों को प्लस करके एक फंक्शन जो बनेगा उसको चेक करेंगे तो वो एक ही नहीं आएगा, यानी 1 1 नहीं आएगा। तो ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो चलिए प्रूफ करते हैं, बहुत आसान है, ये भी मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। तो 5वें का आपका क्या क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए पहले मैं लिख देता हूं, दिया है जो भी दिया है उसने वो लिख दो। मैपिंग दी है एफ की भी और जी की भी, है ना। एफ की मैपिंग भी यही है 0 से π/2 से आर में, पूरे सेट आर में, और फंक्शन है अपने पास sin x। चलो पहले यही लेके चलते हैं f ऑफ sin x, है ना। अब अगर मैं इस फंक्शन को लेकर के चलता हूं तो मेरे पास देखिए मैं क्या करता हूं, एक एक के होने के लिए हमें ये दिखाना पड़ता है, यदि दो एलिमेंट हमने उठाए x1 और x2, है ना, हम ये उठाते हैं कि माना, या ऐसे लिखो, माना x1 x2 बिलोंगिंग टू 0 से π/2, हमने इसमें से उठाई ये दो वैल्यू, इसमें से दो वैल्यू उठाई के लिए यदि, अब देखो 0 से π/2 के बीच में कोई दो वैल्यू ऐसी नहीं है जिनमें फंक्शन मेरा जो सेम वैल्यू देते हो, है ना। दो वैल्यू ऐसी नहीं है जो सेम वैल्यू देती हो, है ना। जैसे मैं x1 और x2 दो ऐसी वैल्यू उठा लूँ जिन पे फंक्शन सेम वैल्यू देता हो, तो एक एक ही होने के लिए मेरे पास ये भी तो कंडीशन है कि अगर f ऑफ x1 नॉट इक्वल्स टू f ऑफ x2 है तो x1 भी नॉट इक्वल्स टू x2 होना चाहिए, है ना। ये कंडीशन भी तो है, तो हम यही लेकर के चलेंगे, है ना। हमने दो x1 और x2 अलग अलग उठाए इसके अंदर से, अलग अलग। तो जब हम दो वैल्यू x की अलग अलग उठाएंगे, यदि f ऑफ x1 और उनको हम इसमें रखेंगे नॉट इक्वल्स टू f ऑफ x2 है, इसका मतलब साइन ऑफ x1 और ये दो वैल्यू जो हैं ये वो हैं जो x1 नॉट इक्वल्स टू x2, हमने ऐसी वैल्यू उठाई, है ना। तो साइन ऑफ x1 नॉट इक्वल्स टू साइन ऑफ x2 आएगा, सिंपल सी बात है। अगर आप दो अलग अलग वैल्यू रखोगे तो साइन जो है दोनों पे अलग अलग वैल्यू ही देगा, साइन ऑफ x1 इक्वल्स टू साइन ऑफ x2 ही आएगा, है ना। चाहे यहीं से देख लो ना आप, इसी से बना लेंगे, चलो इसी से बना लेते हैं, यहीं से बना लेते हैं। यदि ये भी पहले नहीं बताते, बाद में बताएंगे, पहले हमने ये ले लिया x1 नॉट इक्वल्स टू x2, दोनों तरफ साइन ले लिया, साइन ऑफ x1 नॉट इक्वल्स टू साइन ऑफ x2, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, फंक्शन बन गया f ऑफ x1 नॉट इक्वल्स टू f ऑफ x2, है ना। अब देखिए, है ना, हमने दो अलग अलग वैल्यू उठाई x1 x2 की और उनके लिए दो अलग अलग फंक्शन आ गए, तो इसका मतलब ये फलन क्या है, एक एक ही है। अतः f जो है एक एक ही फलन है, एक एक ही फलन है। इसी तरीके से हम जी को दिखाएंगे, है ना, इसी तरीके से हम जी को दिखाएंगे, दिया है जी भी दिया है, और एक चीज उसने और दी है कि एक मैपिंग जी की दी है उसने 0 से π/2, सेम इसी तरीके से आर में, और फंक्शन उसका है जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स, कोस एक्स भी ऐसा ही है ना। तो हम यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यू उठा करके चलते हैं, माना हमने दो अलग अलग वैल्यू उठाई जी ऑफ x1 x2, सेम इसी तरीके से बता दो इसको,
0 से π/2 में के लिए हमने दो अलग अलग वैल्यू उठाई। यदि हमने दो ये वैल्यू ऐसी ऐसी उठाई कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो दोनों तरफ अगर मैं साइन ले लेता हूँ तो साइन ऑफ x1 नॉट इक्वल्स टू साइन ऑफ x2 आएगा, और यहाँ से मिल जाएगा f ऑफ x1 नॉट इक्वल्स टू f ऑफ x2। ठीक है ना। देखिए दो वैल्यू अलग अलग लेकर के चले थे, दोनों में फंक्शन की वैल्यू अलग अलग आई है ना। इस तरीके से कर सकते हैं हम इसको। तो ये क्या हो जाएगा, अतः फलन आपका क्या हो जाएगा, अतः फलन g जो है वो भी क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, एक ही फलन है। ठीक है ना, एक ही फलन है। आसान है ये। आप अगर नॉट इक्वल टू के अलावा इक्वल वाले पे करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 0 से π/2 में हमारे पास ऐसी दो वैल्यू नहीं मिलेगी जो इक्वल होंगी, है ना। दो सेम वैल्यू जिन पे फंक्शन सेम ही वैल्यू देगा, तो ऐसी तो होंगी नहीं अपने पास। तो आप डायरेक्ट उससे भी दिखा सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें ये दिखाना है कि f प्लस जी जो होगा वो भी एक ही होगा, है ना। तो f प्लस जी सबसे पहले देखते हैं बनेगा क्या। अगर मैं f प्लस जी देखता हूँ तो मेरे पास f जो है वो तो है साइन x, है ना, और g जो है वो मेरे पास कोस x। तो मेरे पास ये फलन बना f प्लस जी का, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब मुझे ये देखना है कि क्या ये एक ही है या नहीं है। तो मैं ये देख रहा हूं कि अगर मैं x की दो अलग अलग वैल्यू उठा करके लेके चलूं, या हाँ ऐसा ही कर लेते हैं, दो अलग अलग वैल्यू उठा करके लेके चलते हैं और दोनों पे फंक्शन यहाँ पे सेम मिलेगा मुझे। देखिए कैसे, अगर मैं x1 की वैल्यू माना, मैंने दो वैल्यू उठाई, एक x1 बराबर मैंने उठाया 0 और एक x2 बराबर उठाया मैंने π/2, है ना। तो एक ही होने के लिए अगर मैंने x1 और x2 दो अलग अलग वैल्यू उठाई हैं तो इनके लिए फंक्शन की वैल्यू भी अलग अलग होनी चाहिए, है ना। तो अब हम देखते हैं क्या फंक्शन की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो x1 बराबर 0 पर देखता हूं मैं, यानी f प्लस जी x1 रख दिया मैंने। x1 का मतलब है यहाँ पे साइन 0 प्लस कोस 0। अब साइन 0 की वैल्यू कितनी है, साइन 0 की वैल्यू मेरे पास है 1, सॉरी 0, और कोस 0 की वैल्यू 1, तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरीके से f प्लस जी में अब की बार मैंने x2 रख दिया, है ना। अब x2 मतलब है π/2, तो साइन π/2 प्लस कोस π/2, कोस π/2, तो साइन π/2 1, कोस π/2 0, तो ये अब भी 1 ही आ रहा है। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू तो सेम आ रही है, लेकिन x1 x2 मेरे पास अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये फलन एक ही नहीं है। अब यहाँ पे लिखेंगे स्पष्ट है कि f प्लस जी ऑफ x1 जब मैंने x1 रखा और f प्लस जी ऑफ जब मैंने x2 रखा, ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, लेकिन बट x1 और x2 तो बराबर नहीं है। तो इसका मतलब अतः f प्लस जी एक ही नहीं है। ठीक है ना, एक ही नहीं है। ये आपका इजीली हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है। और ये एक बात बताऊं, ये भी आपकी बुक में एग्जाम्पल है, ठीक है ना, एग्जाम्पल में से आया हुआ है। विविध का एग्जाम्पल नंबर ये है आपका 26, है ना, देखना आप उसको, ठीक है। वहां से ये इसने दिया है आपको, सब एग्जाम्पल में से ज्यादातर क्वेश्चन इसने दे रखे हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 5 नंबर का ख क्वेश्चन, निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल्स टू ये का न्यूनतमीकरण आलेखीय विधि से ज्ञात कीजिए, जबकि ये और ये है। बहुत आसान क्वेश्चन है, हर पेपर में मैंने करा रखे हैं, पिछले लास्ट ईयर में सारा क्वेश्चन में हर पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन एक आता है ना। और मैं कह रहा हूँ लगातार कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और देखो आया भी 5 नंबर में है, ठीक है ना। तो अब मैं इसको कराऊंगा नहीं, इसको आप इजीली कर लेना, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। मैं आपको इसका चलो मैं जो है मोटी मोटी फटाफट वैल्यू आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए क्या क्वेश्चन है ना, उसने जेड दिया है आपके पास 3x प्लस 2y, ठीक है, और दो इक्वेशन दी हैं, उनको हमने समीकरण रूप में लिख लिया। एक ये दी है और दूसरी दी है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको मैं 2 मान लेता हूँ। जब 1 को ड्रॉ करने के लिए आप पॉइंट निकालेंगे तो एक टेबल ऐसे बना लेना, x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 5 मिलेगी, y की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू 10 मिलेगी। जब दूसरी समीकरण को ड्रॉ करने के लिए आप पॉइंट निकालेंगे तो x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 15 मिलेगी, y की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू 5 मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ से आपको ये a पॉइंट मिल गया, ये b पॉइंट मिल गया, ये c पॉइंट मिल गया, ये d पॉइंट मिल गया, ठीक है ना। ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये c पॉइंट है, ये d पॉइंट है, सब बना लिए। अब आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे आपको पॉइंट लेने हैं 5, 10, 15, 20, ऐसे ऊपर 5, 10, 15, 20, ठीक है। अब देखिए ए और बी को मिलाना है आपको, 0, 5 ढूंढ लो कहाँ है, 0, 5 ये रहा, और 10 0 कहाँ है, 10 0 ये रहा। इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों को मिलाना है। इसका मतलब है आपको कुछ ऐसी लाइन खींचनी पड़ेगी, ठीक है। और 0, 15, 5, 10, 15, 0, 15 ये रहा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है 5 0, 5 0 ये रहा, डी आपका। अब इन दोनों को मिलाना है, तो इनको मिलाते हुए एक लाइन खींच देनी है आपको, ऐसे स्केल से खींचना है सब कुछ, ये आपको करना है जो। तो ये तो पहली थी, ये दूसरी थी, दोनों ड्रॉ हो गई, है ना। अब मेरे पास कई सारे क्षेत्र मिले मुझे, रीजन मिले 1 2 3 4, मुझे देखना है शेड कहाँ होगी, तो मैं मूल बिंदु पे देखूंगा।
अब मैं जो समीकरण उसने दी है उसमें x बराबर 0 और y बराबर 0 रख देता हूँ, है ना। जब 0 रखूंगा पहली वाली में तो 0 लेस देन इक्वल टू 10 आएगा, ये बात सही है। अगर ये बात सही है तो पहले वाली की जिस तरफ से मैंने मूल बिंदु था उस तरफ ही शेड करूंगा, ठीक है ना। तो इसकी शेड इधर ही होगी, यानी इसकी शेड होगी नीचे की साइड, इसके नीचे पहली वाली के। अब दूसरे वाली देख चेक करते हैं। दूसरे वाली जो समीकरण है, ये तो इक्वेशन है, जो समीकरण पे उसने दे रखी है उसमें जब 0 रखूंगा x की भी और y की भी तो 0 लेस देन इक्वल टू 15 आएगा। ये भी सत्य बात है। अगर सत्य बात है तो इसका मतलब इस लाइन से भी ओरिजिन की तरफ ही शेड करेंगे, यानी इसके भी नीचे ही शेड होगी, इसके भी नीचे ही शेड होगी, ठीक है ना। अगर गलत आ जाती इसकी दूसरी साइड शेड करते, ठीक है। अब हमें एक ऐसा रीजन, ऐसा क्षेत्र ढूंढना है जो इन दोनों के नीचे बैठे। अगर मैं इसमें कर दूं तो इसके तो नीचे है लेकिन इसके ऊपर हो जाएगा, इसमें कर दूं तो इसके नीचे है इसके ऊपर हो जाएगा। अकेला यही एक ऐसा रीजन है जो दोनों के नीचे है ना। अच्छा, इसके इधर नहीं जाना, इसके नीचे नहीं जाना, क्योंकि उसने ये भी कह रखा है कि एक्स, उसने ये बात कह रखी है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब दोनों चीज पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ से 3 पॉइंट मिले, 4 पॉइंट मिले, 1 2 3 और चौथा ये पॉइंट क्रॉस पॉइंट है, प्रतिच्छेद बिंदु इन दोनों लाइन का। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो पॉइंट निकलेगा वो ये प्रतिच्छेद बिंदु है। वो प्रतिच्छेद बिंदु क्या आएगा, वो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा 4,3, ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ से आप एक टेबल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु। अब ये कोणीय बिंदु यहाँ पे लिख करके और यहाँ पे जेड लिख देना। जेड की वैल्यू आपकी 3x + 2y जो उसने दिया है फंक्शन। अब यहाँ से आपको ये चारों बिंदु लिखने हैं, ठीक है ना। चारों बिंदु, एक 0,0 ये वाला, फिर ये वाला 5,0, फिर ये वाला 4,3, फिर ऊपर वाला ये वाला हो गया आपका 0,5, ठीक है ना। अब सारे बिंदु पे 4 बिंदु हो गए ना, 0,0 भी हो गया। अब सब बिंदु पे हमें क्या करना है, जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अब जेड की वैल्यू कहाँ मिलेगी, देखिए जेड की वैल्यू जब मैं एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू इसमें रखूंगा तो ये दोनों 0 आ जाएंगी। एक्स की वैल्यू इसमें 5 रखूंगा और वाई की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये 15 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 4 रखूंगा तो 4 × 12, वाई की वैल्यू 3 रखूंगा तो 3 दूनी 6, 12 और 6 18 आ जाएगा। और जब 0 इसमें रखूंगा ये 0, 5 इसमें रखूंगा 10, ये 10 आ जाएगा। अब इसमें न्यूनतम देखना है तो न्यूनतम तो मेरे पास ये है 0, है ना। तो इसकी जेड की जो न्यूनतम वैल्यू होगी वो 0 0 मूल बिंदु पर होगी। अतः जेड का न्यूनतम मान बिंदु मूल बिंदु 0 0 पर, मूल बिंदु 0 0 पर क्या होगा, 0 होगा। बस बात खत्म, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। आसान क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि यह क्वेश्चन जो है, यदि ए बराबर, आपके पास ए बराबर 3 1 -1 और 2 एक मैट्रिक्स दे दी इसने, तो दर्शाइए कि ये है और इसकी सहायता से ए इनवर्स भी ज्ञात करो। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए इसको भी देखते हैं कैसे होगा ये। देखिए ये आपका है 5वें का गया क्वेश्चन, है ना, 5वें का गया क्वेश्चन। यदि ए बराबर आपके पास ये अवयव है 3 1 -1 और 2, आपको निकालना है a² -5a + 7i बराबर 0, ये प्रूफ करना है। तो उसके लिए a² की जरूरत पड़ेगी, तो a² हम पहले निकाल लेते हैं। a² होता है a × a, इसका मतलब a की गुना a में ही करो पहले, ठीक है। 3 1 -1 और 2, तो ये हो जाएगा आपका, ऐसे करेंगे 3 3 9 -1, 9 में से 1 गया 8, फिर इसकी गुना ऐसे करेंगे 3 3 9 -1, 9 में से 1 गया 8, और 3 एकम 3 + 2, 2 एकम 2, 3 और 2 5, -3 -2 -5 -1 + 4, ये आ जाएगा 3, 8 5 -5 और 3, ठीक है ना। अब हमें ये प्रूफ करना है, टू प्रूव यहाँ पे लिख दो, सिद्ध करना है, इसको बोलते हैं a² -5a + 7i = 0 मैट्रिक्स, हमें ये प्रूफ करनी है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में उसने कहा है कि a² -5a + 7i, यहाँ पे रखते जाओ। a² की वैल्यू है 8 5 -5 और 3, फिर इसमें -5 की गुना a में करके लिखेंगे, 5 × 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। हर एलिमेंट में गुना कर दो। 7i क्या होता है 1 0 0 1, है ना। तो उसमें हम क्या करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 0 7। अब यहाँ से इसको जोड़ घटाओ, देखो देखो इसको और इसको पहले जोड़ देता हूँ। 8, अच्छा पहला एलिमेंट पहले में जुड़ेगा, 8 7 15, 15 में से 15 गए 0, है ना, और 5 + 0 5 में से 5 गए 0। इसी तरह जब इन सबको करोगे आप तो ये क्या आ जाएगा 0 0 0 0, तो ये आपकी एक 0 मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये बात आपकी प्रूफ हो जाएगी, ये वाली बात तो प्रूफ हो गई। अब इसकी सहायता से इन्वर्स भी निकालना है। अब इन्वर्स के लिए, है ना, ए इन्वर्स के लिए क्या करते हैं, a² -5a + 7i = 0 है। सबसे पहले i वाली टर्म को उधर पहुंचा दो, ये तरीका है। a.a लिख लो, -5a लिख लो, = -7i लिख लो।
इस ए स्क्वायर को ए डॉट ए करके लिख लिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, ए इनवर्स की इसमें गुना करता हूँ दोनों पक्षों में, और वो करता हूँ कौन सी तरफ, दाईं तरफ, है ना, दाईं तरफ गुना करूंगा। दाईं तरफ मीन्स हर टर्म के दाईं तरफ। तो ए इनवर्स इस तरीके से -5a इनवर्स और इक्वल्स टू -7i ए इनवर्स। ठीक है, लेफ्ट में मल्टीप्लाई ऐसा नहीं करना कि एक में लेफ्ट में कर दो, इसमें राइट में कर दो, ऐसे नहीं करना है ना। दोनों अगर राइट में करे तो राइट में करो हर टर्म के, लेफ्ट में करे तो लेफ्ट में करो हर टर्म के, लेकिन यहाँ पे आपको राइट में ही करनी है ना। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए आई माइनस ये हो जाएगा 5i और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका -7 आई की मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे रीजन लिख दो सारे कि जब ए की ए इनवर्स में करेंगे तो आई आएगा, और एक अगर किसी मैट्रिक्स की आप आई में करोगे तो वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगी, है ना। ये रीजन लिख दिया मैंने। अब ए इंटू आई मतलब ए ही रहेगा, -5 इंटू आई 5i रहेगा इक्वल्स टू -7 ए इनवर्स रहेगा। ए लिख देते हैं, यहाँ क्या है, ए है अपने पास 3 1 -1 और 2 -5i का मतलब है 5005 और इक्वल्स टू है -7 ए इनवर्स। अब इनको घटा लो, 3 में से 5 गए, 3 में से 5 गए -2, 1 में से 0 गई 1 -1 -0 -1, 2 में से 5 गए -3। ठीक है ना, ये ऐसे आ गया इक्वल्स टू -7 ए इनवर्स। अब ये -7 इधर डिवाइड में पहुंचा दो, तो -1/7 आ गया और इक्वल्स टू इनटू में आ गया -2 -1 1 और -3 और इक्वल्स टू ए इनवर्स। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, है ना, और इसकी गुना अंदर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप आंसर को दे सकते हैं, ए इनवर्स बराबर ये होगा, या फिर आप इसको ऐसे करो कि -1/7 की हर टर्म में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास 2/7, ये आ जाएगा आपके पास -1/7, ये आ जाएगा आपके पास 1/7, ये आ जाएगा आपके पास 3/7। ठीक है ना, ये मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी और ये आपका ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि एक्स कोस एक्स को एक्स के सापेक्ष अवकलित करो। यह क्वेश्चन है आपका ये, और आसान क्वेश्चन है ना। एक्स कोस एक्स, एक्स की पावर कोस एक्स, तो हम इसको वाई मान करके चलेंगे, माना वाई बराबर है, माना y बराबर है, ठीक है ना, एक्स कोस एक्स। तो जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो और उसका आपको अवकलन करना हो तो आपको दोनों तरफ लॉग लेना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, लॉग दोनों तरफ ले लेंगे, लॉग y इक्वल्स टू ये हो जाएगा लॉग x की पावर कोस एक्स। तो ये तो एज इट इज रहेगा लॉग y इक्वल्स टू ये कोस एक्स आगे आ जाएगा कोस एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, अब dw/2x करेंगे, dw/2x, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास log y का 1/y, y का दोबारा करेंगे dy/dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos x, सेकंड फंक्शन का 1/x प्लस सेकंड एज इट इज log x और इनटू में cos x का आएगा माइनस के sin x। ठीक है ना, आगे चलते हैं, dy/dx ये y की मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं और y की वैल्यू भी रख देते हैं, y की वैल्यू x cos x है, तो x की पावर cos x हमने यहाँ पे रख दिया और इनटू में आ गया आपके पास cos x/x माइनस sin x मल्टीप्लाई बाई log x। बस यहाँ पे आप इसको आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। आसान आसान क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, बताओ इनसे आसान क्या क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि वक्रों के समूह y बराबर a sin x प्लस बी जिसमें a b स्वेच्छ अचर हैं को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, है ना। अब हमें इसको अवकल समीकरण ज्ञात करना है इसका। देखिए अवकल समीकरण का एक और क्वेश्चन आ गया, ये दे रहा है कि y बराबर a sin x प्लस बी, है ना, स्वेच्छ अचर है। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा dw/2x तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू a साइन का हो जाएगा cos x प्लस बी का करूंगा दोबारा तो x का 1 और b का 0, तो 1 ही रहेगा इनटू में। ठीक है ना, अब देखिए क्योंकि इसमें दो एचर हैं इस वजह से मैं इसकी दो बार अवकलन कर सकता हूं इसको हटाने के लिए a और b को। तो हम दोबारा फिर करते हैं dw/2x अगेन, पुनः अवकलन करने पर हो जाएगा d2y/dx² इक्वल्स टू a जू का तू cos का होता है माइनस के sin x, तो sin x प्लस बी आएगा और x प्लस बी का दोबारा फिर वही 1 आ जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ से कि a sin x प्लस बी तो y होता है, तो मैं क्यों ना इसकी जगह रख दूं d2y/dx² इक्वल्स टू माइनस वाई। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका मतलब है मेरे पास d2y/dx² प्लस वाई इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। सब एलिमिनेट हो गया a और b भी। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा अवकल समीकरण। आसान क्वेश्चन है, 5 नंबर का है, इजीली 5 नंबर। आगे बताओ इससे आसान क्या होगा। आगे चलते हैं, छठा क्वेश्चन। कितनी बार पेपर में आया भाई, ये हर बार पेपर में आता है ना, न्यूनतम दूरी का। और न्यूनतम दूरी में भी 2-3 तरीके के क्वेश्चन थे, बताए भी थे मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए थे, और उसमें भी ये था क्वेश्चन, सेम डिट्टो आया हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है ना, तो देखो इसको कैसे करेंगे, बल्कि करा तो मैंने रखा ही है लेकिन मैं फिर भी करा देता हूँ, है ना। छठे का क्या क्वेश्चन। अब सबसे पहले हम इनकी तुलना दोनों की, इसकी और इसकी तुलना इनसे करेंगे, है ना। ये सब करा ही रखा है, मैं ज़्यादा तो लिखूंगा नहीं। ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर b1, इसमें तो दोनों b सेम है ना, तो b1 लेने की जरूरत नहीं है, बस b ही रहेगा। b
तथा आर वेक्टर इक्वल्स टू A2 प्लस म्यू बी से करने पर, है ना, इनसे तुलना करेंगे, से तुलना करने पर। तो जब हम तुलना करेंगे तो A1 की वैल्यू मिलेगी हमें, A1 की वैल्यू होगी मेरे पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और A2 की वैल्यू लिख लो पहले। A2 की वैल्यू होगी मेरे पास, अरे सॉरी ये तो B1 की वैल्यू है, सॉरी B1 नहीं B की वैल्यू है। अब यहाँ पे लिखते हैं हम A1 की वैल्यू। A1 की वैल्यू जो है वो दे रखी है आई वेक्टर सॉरी आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, और B1 अरे भाई A2 क्या हो रहा है ये, A2 की वैल्यू है 3i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 5k कैप। ये दोनों तीनों वैल्यूज ने दे रखी है, ठीक है। न्यूनतम दूरी हमें निकालनी है, तो अब पहले आप A2 माइनस A1 निकालना, फिर B1 क्रॉस उसके साथ B का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। तो हम क्या करते हैं, B का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं A2 माइनस A1 के साथ, क्योंकि इसकी फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी। अब B के जो वेक्टर हैं उनके कंपोनेंट, B के जो B वेक्टर जो है B वेक्टर ये वाला, इसके कंपोनेंट लिखो, 2 3 6 लिख दिया। A2 माइनस A1 निकालो पहले, तो A2 माइनस A1 के कंपोनेंट क्या आएगा, 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ पे 2 आएगा, 3 में से 2 गया 1, माइनस 5 प्लस 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस 5 और प्लस 4, तो माइनस 1 आएगा, वो यहाँ लिख दो। अब इनको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आएगा आपके पास माइनस के 0 आई कैप, 0 नहीं 9, माइनस के 9 आई कैप प्लस के 14 जे कैप और माइनस के 4 के कैप, ये आएगा, ठीक है। अब जब दूरी निकालेंगे, दूरी का फॉर्मूला आपके पास आपको पता होगा, दूरी का फॉर्मूला होता है बी का क्रॉस प्रोडक्ट A2 माइनस A1 के साथ, और अपॉन में जो आएगा आपके बी का परिमाण आएगा, ठीक है। अब ये परिमाण, ये पॉजिटिव भी आना चाहिए और दोनों का परिमाण भी आना चाहिए, इनका ऊपर वाले का भी परिमाण नीचे वाले का भी परिमाण। जब ऊपर वाले का परिमाण निकालेंगे, ऊपर वाले का यानी इसका परिमाण निकालेंगे, ये आएगा अंडर रूट 9 का स्क्वायर 81, 14 का 196, 4 का 16, सबको जोड़ दो, यानी 81 प्लस 2 196 प्लस 16, और अपॉन में अंडर रूट में आएगा 49, है ना, दोनों को जोड़ दो, तो ये दूरी जो आएगी आपकी आ जाएगी अंडर रूट 293/7 इकाई, ठीक है ना, ये आपकी दूरी आ जाएगी और ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम्पल से है, ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है बहुत, थोड़ा सा अगर इसमें आपने नहीं भी क्या होता एग्जाम्पल, थोड़ा सा सेंस लगा करके ये हो जाना था, लेकिन आपको एग्जाम्पल तो करने ही होते हैं, है ना, बिल्कुल जरूरी है एग्जाम्पल करना बुक के, तो वो तो जरूरी है। अब वो एग्जाम्पल में से उसने दे रखा है, ये भी देखो, छठे का ख क्वेश्चन, छठे का ख क्वेश्चन। अब ये कहाँ है एग्जाम्पल, विविध का एग्जाम्पल नंबर 30 है ये, कहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर 30 ये मिलेगा तुम्हें, जो ये लास्ट चैप्टर है ना आपका, फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर, उसमें मिलेगा ये आपको, फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है ना, छठा चैप्टर, उसमें मिलेगा ये आपको। कह रहा है कि एक कार समय t बराबर 0 पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करके बिंदु Q पर रुक जाती है। कार द्वारा t सेकंड में तय की गई दूरी x मीटर, इस ये द्वारा प्रदत्त है, एक फंक्शन दे दिया उसने x में, कार को Q तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए और P तथा Q के बीच की दूरी भी ज्ञात कीजिए, है ना, यानी x की वैल्यू। अब देखिए दूरी क्या दी है उसने, दूरी दी है उसने आपको x इक्वल्स टू टी स्क्वायर 2 माइनस टी अपॉन 3, इसको 1 मान लो, ठीक है। इसकी जो अगर मैं गुना करूं अंदर तो ये क्या आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3। अब आप ध्यान से देखिए, आपको समय निकालना है ना, आपको क्या निकालना है, समय। तो समय के लिए आपके पास चाल भी तो होनी चाहिए ना, दूरी तो है, चाल भी होनी चाहिए। चाल क्या होती है, विस्थापन परिवर्तन की दर, चाल ही तो कहलाती है, यानी जो भी विस्थापन हुआ यानी दूरी जितनी भी चली उसने, उसके परिवर्तन की दर ही तो होगी। और परिवर्तन की दर कैसे निकलती है, डेरिवेटिव करके, समय के सापेक्ष। तो d बाई डी टी ऑफ एक्स, यानी इसका अगर मैं ये करूं तो ये क्या हो जाएगी, आपकी चाल हो जाएगी, इसका वेग हो जाएगा, है ना, इसका वेग हो जाएगा dx अपॉन dt, तो ये हो जाएगा 4t माइनस 3t स्क्वायर बाई 3, ठीक है, ये आपकी चाल आ गई। अब जब सबसे शुरुआत थी, शुरू में चलना शुरू किया, शुरू करने से पहले ही वो तो t बराबर 0 पर अगर हम देखें, t बराबर 0 मतलब जब समय शून्य था, बिल्कुल चले ही नहीं थे, तब तो चाल शून्य ही होगी, है ना, इसके हिसाब से चाल शून्य ही होगी। तो हम क्या करते हैं, dx अपॉन dt को 0 रख देते हैं, dx अपॉन dt बराबर 0 रखने पर शुरुआत में, है ना, ऐसे लिख दो शुरुआत में। शुरुआत में तो चाल 0 ही होती है ना, बाद में तो चलना शुरू करेंगे चाल बढ़ेगी जैसे जैसे। तो जब मैंने dx अपॉन dt 0 रखा तो 4t माइनस 3t स्क्वायर बाई 3
3 से 3 काट दो, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, t कॉमन 4 माइनस टी इक्वल्स टू 0। तो t की दो वैल्यू मिली, t बराबर 0 या t बराबर 4। तो अब इस हिसाब से उसकी या तो समय उसे 4 0 था या समय अब 4 है ना। तो इसका मतलब t बराबर 0 तो शुरुआत में था, समझ रहे ना, ये तो शुरू में था जब वो चला ही नहीं था, उसने बताया भी है t बराबर 0। और ये तब है जब वो चलने के बाद जितनी चली उसके बाद रुक गई, यानी 4 सेकंड बाद, है ना। तो ये अंत में है, लास्ट में, अंत में। तो अंत में कब, जब मान लो P से चला और Q पे पहुंच गया, तो यहां से चला, यहां तो समय t बराबर 0 था, अब यहां पहुंचने के बाद रुका, तो जो जितना समय लगा वो 4 सेकंड बाद वहां पे पहुंच गया, Q पर पहुंच गया। तो ये 4 सेकंड लगी उसे वहां से वहां तक जाने में, ठीक है ना। अतः कार द्वारा लिया गया समय, कार द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा, 4 सेकंड, ठीक है। अब वो कह रहा है कि दूरी भी ज्ञात करो, तो t बराबर 4 पर x देख लो, x बराबर समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 में रख दो, तो t की वैल्यू 4 रख दो, समीकरण 1 ये थी आपके पास ऊपर वाली, ठीक है। तो देखिए इसमें रखते हैं, ये आ जाएगा आपके पास, सबसे पहले टी स्क्वायर है, टी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 आ गया, फिर है 2 माइनस 4/3 यानी t/3, ये आ गया 16 इंटू 3 दूनी 6 में से 4 गए 2, 2/3, 16 दूनी 32/3, तो आपके पास ये 32/3 ये आपकी दूरी आ गई मीटर में, ठीक है ना, ये आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर एवं रेखा y बराबर 16 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो सब जो है इस टाइप के क्वेश्चन आपको करा रखे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको बिल्कुल डिट्टो ही चाहिए, जैसा पिछला पेपर था 24 का ऐसे ही आपको 25 में दे दिया जावे, है ना, ऐसा तो नहीं है। बस ये है आपको पिछला लास्ट ईयर देख करके ये रेंज पता चल जाती है कि हाँ ये यहाँ से क्वेश्चन दे रहा है, तो उसके आसपास के क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत भरे पड़े हैं अनसोल्ड में, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत भरे पड़े हैं अनसोल्ड में। जैसे ये था, चलो ये तो उसने डिट्टो ही दे दिया, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल ही सेम दे दिए, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आसपास से दे दिए। तो अगर हम उसके आसपास के भी क्वेश्चन कर लें, उस टाइप के क्वेश्चन कर लें, तो तब भी पेपर बढ़िया जाएगा एकदम आसानी से। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल मान लो जो क्वेश्चन बस लास्ट ईयर में आया चलो वही कर लिया बिल्कुल, बस उसके अलावा देखते ही नहीं कुछ, तो फिर तो वो जो है बिल्कुल आपका पेपर बेकार जाएगा उस हिसाब से। तो अब देखिए वक्र आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई, तो दिया गया वक्र जो है, दिया गया वक्र आपके पास है एक्स स्क्वायर बराबर वाई या वाई बराबर एक्स स्क्वायर, एक ही बात है। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर बराबर वाई, ये किसकी समीकरण है, परवलय की समीकरण है, समझे होंगे, है ना, जो कि परवलय है, यहाँ पे लिख दो परवलय। अब इस परवलय को रफली ड्रॉ कर लो, वाई अक्ष की धन दिशा में है ये, यानी ये ऊपर होगा ऐसे करके, है ना, वाई अक्ष की धन दिशा में, वाई पॉजिटिव है, तो वाई पॉजिटिव है तो वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, तो पॉजिटिव डायरेक्शन वाई की ऊपर है ना, यहाँ पे ये वाई पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव होता है। और दूसरा उसने दिया है वाई बराबर 16, वाई बराबर 16 कहाँ गया, ये रहा रेखा वाई बराबर 16, वाई बराबर 16 रेखा मान लो यहाँ से गई, ये वाई बराबर 16 है। अब इनसे जो ये एरिया घिरा, इस एरिया का वो क्षेत्रफल पूछ रहा है हमारे से, ये निकालना है हमें। अब अगर आप एक साइड का निकाल दो, सेम उसी साइड सिमेट्रिक होता है, सममित होता है, जितना इधर उतना इधर होगा, तो 2 से गुना कर देंगे वो तो, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इस साइड का निकाल लेते हैं, चलो इसका नाम रख दो OABCO, ठीक है, इस तरीके से। तो हम ये कह रहे हैं कि अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 2 गुना भाग OABO का क्षेत्रफल। अब मुझे ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला, तो इसमें पट्टी बना लो x dy की, समझ रहे हैं ना बात, इसमें पट्टी बना लो ये वाली। अब इसकी लंबाई तो x होगी और चौड़ाई इसकी dy होगी, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 2 गुना समाकलन, कहाँ से कहाँ तक चले, 0 से लेकर के 16 तक चले, यहाँ से यहीं तक ही तो चले, तो 0 से लेकर के 16 तक चले, और यहाँ पे x dy आ जाएगा, ठीक है, y की लिमिट रखी है ना हमने, तो 2 गुना 0 से 16, x की जगह y रख दो, x की जगह x की वैल्यू आएगी यहाँ से √y, तो ये आ जाएगा √y dy। इसका समाकलन क्या होगा, 2 गुना 0, समाकलन कर देते हैं, चलो समाकलन आएगा आपका y की पावर 3/2/3/2, x की पावर n+1 अपॉन n+1 वाला फॉर्मूला, है ना, 0 से 16। अभी आ गया 2 गुना, ये 3/2 आ जाएगा बाहर, उल्टा करके 2/3। अब इसमें एक बार तो y की जगह 16 रख दो, 16 की पावर 3/2, एक बार 0 रख दो, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपके पास, देखिए कितना आसान है, 4/3, इस 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, और इसकी पावर है 3/2, 2 से 4 घटेगा 2 आएगा, 3 दूनी 6, 2 की पावर 6 मिला, तो 2 की पावर 6 का मतलब है आपके पास कि ये 2 की पावर 6 का मतलब है 64, है ना, 2 की पावर 6, तो ये आपका क्या हो जाएगा 64 चौका,
64 चौका होता है आपका 256, तो ये हो गया 256/3 वर्ग इकाई, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, y2 माइनस y1 वाले तरीके से। ये वाला y2 मान लो, ये वाला y1 मान लो और y2 माइनस y1 कर दो, उससे भी इजीली निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि y बराबर साइन इनवर्स x है तो दर्शाइए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये है। कितना आसान क्वेश्चन है। देखो बच्चों, अगर आपने लास्ट ईयर अच्छे से किया होगा ना, लगभग 3 या 4 साल के पेपर, तो आपको ये वाकई में पेपर बहुत आसान लगेगा। ठीक है ना, आपने बुक अच्छे से, और अनसोल्ड पे कब आते हैं, अनसोल्ड पे तब आते हैं जब आपने अपनी बुक पूरी कर दी हो, सिलेबस पूरा कर लिया हो एक बार और फिर उसका रिवीजन कर लिया हो, उसके बाद आपको अनसोल्ड करना होता है। तो बुक करने के बाद रिवीजन करने, अच्छा रिवीजन में आपको एग्जाम्पल भी नहीं छोड़ने, एग्जाम्पल वगैरह विविध वगैरह सब करने हैं ना। उसके बाद आपको जब इसमें आना है अनसोल्ड पर, तो अनसोल्ड के बस 3 से 4 साल के पेपर आप लगा लो, और उससे आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाती है कि आप ये पेपर आपको कुछ भी नहीं लगेगा फिर। लेकिन बच्चे तैयारी नहीं करते, उसकी वजह से बच्चों को फिर ये मुश्किल लगता है। अब बच्चे पेपर बताओ हार्ड बता रहे इसको, ये पेपर कहाँ से हार्ड है। आगे चलते हैं, देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, dw/2x, ये हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल्स टू साइन इनवर्स होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब ये मेरे लिए आसान है, ये आपके लिए भी आसान है। मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने तैयारी की होगी तो है आपके लिए आसान, तैयारी नहीं की तो फिर तो मुश्किल ही लगेगा, है ना। अब जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, चाहे यहीं पे कर लो, लेकिन मैं तो तरीका मेरा तो ये है कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोस इनवर्स, है ना, और उनके अवकल समीकरण बनानी हो, तो इधर जो भी आए पहले उसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 1, सॉरी इंटू में आएगा dy/dx और इक्वल्स टू आएगा आपका 1। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार और करो, dw/2x अगेन, एक बार हमने और किया, तो ये दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, तो पहला फंक्शन जू का तू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे का करेंगे तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, फिर प्लस लगाया, दूसरा जू का तू dy/dx, पहले का करेंगे रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट √1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। लेकिन ये एक्स तो नहीं था, इसके अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका द्वारा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 2x और इक्वल्स टू 1 का हो गया 0। ठीक है, 2 से ये 2 कट गया। अब ये बात देखिए कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dy/dx प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये तो माइनस एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में dy/dx है, यहाँ पे ये d2y/dx स्क्वायर है। अब अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम में इसकी गुना इधर हो जाएगी, यहाँ एलसीएम लूँ तो एलसीएम में ये आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी गुना इसमें होगी तो ये रूट हट जाएगा क्योंकि सेम है बिल्कुल, और इंटू में आ जाएगा d2y/dx स्क्वायर और माइनस में x इंटू dy/dx और इक्वल्स टू 0, इसकी गुना 0 में पहुंचा दो, कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई d2y/dx स्क्वायर माइनस x इंटू dy/dx और बराबर 0। यही आपको वो प्रूफ करवा रहा था और ये आपने प्रूफ कर दिया, देखिए यही वो प्रूफ करवा रहा था, है ना आसान क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट मीन्स ये गलत स्टेटमेंट दिया है उन्होंने, अब मुझे नहीं पता कैसे गलत हुआ है या उन्होंने क्या दिया है ये। अब इसने कहा है यदि E1 तथा E2 परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, तो वो मैं बताता हूँ, आपको समझाता हूँ कैसे गलत है। E1 तथा E2 परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। अब परस्पर अपवर्जी घटनाएं अगर होती हैं तो परस्पर अपवर्जी घटनाओं की कंडीशन भी आपको पता होगी कि अगर E1 और E2 परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो उनका इंटरसेक्शन फाई आएगा, क्योंकि E1 और E2 परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। और जब इनका इंटरसेक्शन फाई आ गया तो मैं इनकी जब प्रायिकता निकालूंगा तो प्रायिकता इनकी क्या आएगी, 0 आएगी। जब इसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है तो इसकी प्रायिकता तो 0 ही आनी है ना, तो ये 0 आएगी। अब वो पूछ रहा है, वो कह रहा है कि सिद्ध करें कि P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 बराबर P ऑफ E यूनियन E2 और प्लस P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। अब देखिए ये तो ऑलरेडी 0 हो गया जब उसने परस्पर अपवर्जी घटनाएं दी हैं। अब या तो वो इसको अगर परस्पर अपवर्जी घटनाएं उसने दी हैं तो फिर ये ना देता, वो यहाँ पे सिर्फ इसको छोड़ करके इतना क्वेश्चन होना चाहिए था। और अगर उसने ये देना था तो फिर उसको अपवर्जी घटनाएं नहीं देनी थी। वो ये कहता कि E1 और E2 दो घटनाएं हैं तो सिद्ध करो ये होगा, है ना, तो उसको हम फिर अलग तरीके से करते। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि E1 तथा E2 परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, तो फिर मैं यहां से इसको काटूंगा, सिर्फ ये प्रूफ करना पड़ेगा हमें, सिर्फ यहां से यहां तक ये प्रूफ करना है हमें फिर, ठीक है ना। फिर ये वाली चीज गलत है, और अगर ये प्रूफ करना है तो फिर मुझे ये परस्पर अपवर्जी घटना काटना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है ना, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो फिलहाल हम ये लेकर के चलते हैं कि अपवर्जी घटनाएं हैं तो ये कंडीशन होगी। अब मैं ये जानता हूं, वी नो दैट हम जानते हैं कि P ऑफ E1 यूनियन E2 इक्वल्स टू होता है P ऑफ E1
प्लस पी ऑफ E2 प्लस माइनस पी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ये होता है ना। क्योंकि अब ये तो उसने जीरो दिया है यहाँ पे, इसकी कंडीशन तो जीरो हो गई, तो यहाँ से क्या मिला मुझे, तब मुझे मिलेगा, हाँ अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिया है पी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल्स टू जीरो। तब समीकरण, इसको मैं एक मान लेता हूँ समीकरण एक से, तब समीकरण एक से तो ये हो जाएगा पी E1 यूनियन E2 इक्वल्स टू पी ऑफ E1 प्लस पी ऑफ E2, ठीक है ना। अब इसको इधर लिख दो, पी ऑफ E1 प्लस पी ऑफ E2 इक्वल्स टू पी ऑफ E1 यूनियन E2, ये हो जाएगा आपका प्रूफ, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। अब अगर वो ये गलत मान के चलेगा तो इसको वो सबको नंबर देगा, ठीक है ना। अब मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, तो देखते हैं, चलिए देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 7वें क्वेश्चन पर हम आगे, ए इनवर्स का क्वेश्चन ये है और ए इनवर्स हमें निकालना है। अब देखिए ए इनवर्स निकालने का एक प्रोसेस है ना। अब वो प्रोसेस सेम क्वेश्चन दोनों में फॉलो होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर में भी आया हुआ है, कई पेपर में आया हुआ है सेम क्वेश्चन, तो आप इसको वहाँ से भी कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप आंसर उठाइए उसमें देखिए और वहाँ से कर लीजिए इसको, ठीक है ना। मैं ये कराने वाला हूँ नहीं, ठीक है ना। और अगर आपको मोटी मोटी चीज़ देखनी है तो मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है ना। इनकी सब दोनों की सेम एक ही प्रोसेस है दोनों का। ये तो ए इनवर्स है और इसमें भी ए इनवर्स निकालना पड़ता है, तो बस यहाँ पे 7वें का क्या, मैं डायरेक्ट आपको क्या कर देता हूँ, आंसर लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब इसका जो आंसर होगा ए इनवर्स का आंसर होगा आपका ये आएगा 7 -3 और -1 1 0 और -1 और 0 और 1, ठीक है। इस तरीके का कुछ आंसर आएगा इसका, ठीक है। आगे चलते हैं ख क्वेश्चन पर। ख क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करना था। अब आपको चाहिए तो ये करना था, चाहे ये करना था, ठीक है ना। कोई ये करना था आपको, तो ए इनवर्स वाले हर पेपर में आ रहा है लगभग, और ए इनवर्स वाला आसान भी है, तो आप तो कर ही आए होंगे इसको अगर आपने अच्छे से तैयारी की होगी, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है इसका, सबसे पहले समीकरण निकाय को ए एक्स बराबर बी रूप में लिख लो, एक्स बराबर बी रूप में लिख लो, जहाँ पे ए क्या होगा, इनके जो ये कांस्टेंट है ना मल्टीप्लाई में, 1 1 2 3 2 1 2 1 3, है ना, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएंगे 1 1 2 3 2 1 2 1 3, ये तो हो गया आपका ए। फिर एक्स लिखेंगे एक्स वाई जेड, और फिर बी लिखेंगे जो इक्वल के दूसरी साइड रखा हुआ है, इक्वल के दूसरी साइड क्या है 1 7 2, ठीक है। अब ये आपके पास ए है, ये एक्स है, ये बी है। इसी तरीके से आपको ए का इन्वर्स निकालना है। जब ए का इन्वर्स निकालेंगे, मैं आपको डायरेक्ट ए इन्वर्स ही बता देता हूँ क्या आएगा, वो आप खुद निकाल लेना, इतना टाइम नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई भाई। 5 -1 -3 -7 -1 और 5 -1 1 और -1। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कहेंगे सर पूरा कराइए, पूरा कीजिए, है ना। अब वो बच्चे वो हैं जो खुद कुछ नहीं करना चाहते, है ना। तो ऐसे बच्चों को मैं ये कहता हूँ कि बच्चों खुद करना सीखो, थोड़ी सी मेहनत करना सीखो, ठीक है ना। मैंने बहुत सारा पेपर आपको सॉल्व करा दिया, आपको सिर्फ हिंट चाहिए, ठीक है ना, मैं हिंट दे रहा हूँ। तो ए इनवर्स आपका ये आ जाएगा, और फिर ए एक्स बराबर बी जो ये समीकरण है, इस समीकरण से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूं तो ए इनवर्स इंटू बी आएगा, ठीक है। तो ए इनवर्स की बी में मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ए इनवर्स आपके पास ये रहा सेम यही वाला, और इसकी मल्टीप्लाई बी में करनी है 1 7 2 में, है ना। जब इसमें करोगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू जो आएगी, ये एक्स जो है वो ऐसा है एक्स वाई जेड इस तरीके का, है ना। और इधर जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा -2 1 और -1 2 1 और -1, ठीक है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी आपको 2, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू -1, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे और इसको आप इजीली कर लेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th का क्या पार्ट। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं उन सब ने इस क्वेश्चन को नहीं किया होगा, क्योंकि यहाँ पे एक खंड करना है, इसमें और इसमें ये बेहद आसान है और ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, है ना। तो जितने भी बच्चे हैं जिन्हें थोड़ी बहुत ही समझ होगी उन्होंने ये क्वेश्चन नहीं किया होगा, यही किया होगा, और मैं भी यहाँ ये कराने वाला आपको हूँ नहीं, ठीक है ना। ये किस टाइप से होगा, ये कोई सी भी समीकरण नहीं है, अवकल समीकरण जितनी भी हमारे पास होती है, लेकिन ये समघातीय अवकल समीकरण बनाई जा सकती है ना। मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ आपको कैसे इसको हम बनाएंगे, है ना। इसमें आप क्या कीजिएगा, x की जगह x + 1 पुट करिए और y की जगह y + 1 पुट करिए। जब आप ये पुट करेंगे तो ये एक समघातीय समीकरण बन जाएगी, और समघातीय समीकरण जब बनेगी फिर वही y बराबर vx पुट करो, उसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आपकी जो हल आएगा फिर उसमें आप ये वापस से पुट करना, ठीक है ना। यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल करके x - 1 y - 1 वहाँ पे पुट करना, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा, मैं नहीं कराने वाला, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं ख क्वेश्चन पर। ख क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 + x²
डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy माइनस 4x² इक्वल्स टू 0। ये हमें प्रूफ करना है ना, ये प्रूफ करना है हमें, हल कीजिए, सॉरी हल करना है इसको, है ना। तो ये कौन से अवकल समीकरण है, पहचानो इसको। ये है लीनियर अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मींस रेखीय अवकल समीकरण, है ना। तो ये कैसे होगी, 1+x² से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1+x²। हर टर्म के अपॉन में 1+x² लिख दो, और 4x² को मैं उधर पहुंचा देता हूँ, 4x², और इसके भी अपॉन में आ जाएगा 1+x²। ठीक है, तो ये तो मेरा p, ये मिला q, है ना। तो ये p है, ये q है। किसकी फॉर्म है ये, ऐसी नहीं है क्या, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q, है ना। यहां से आपको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर होता है e की पावर में p dx, ठीक है। तो e की पावर में ये आएगा आपका 2x अपॉन 1+x² dx। तो ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन पूरा पूरा ऊपर रखा है, तो इसका क्या हो जाएगा समाकलन, इसका हो जाएगा log 1+x²। जब भी ऐसा फंक्शन दिखे जहां नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन रखा हो, तो उसका डायरेक्ट log लगा करके वो नीचे वाला फंक्शन लिख दो। अब e और ये भी log e, तो e की पावर में जब भी log e आता है तो ये हट जाता है, ये आ जाएगा 1+x², इसका आंसर 1+x², इंटीग्रल फैक्टर आ जाएगा ये। अब आपको हल निकालना है, हल होता है इसका y इंटू आई एफ इक्वल्स टू समाकलन q इंटू आई एफ और इंटू डी एक्स और प्लस में c। तो y की गुना आई एफ में करेंगे यानी 1+x² ही आएगा इक्वल्स टू q मेरे पास है 4x² अपॉन, ये रहा यहाँ पे ऊपर 4x अपॉन 1+x², और मल्टीप्लाई में भी एक 1+x² है क्योंकि आई एफ भी हमारा यही है, और डी एक्स और प्लस में c। इससे पूरा पूरा ये कट जाएगा, 4x² बचेगा, y इंटू 1+x² इंटू ये आ जाएगा 4x³ बाई 3 और प्लस में c। ठीक है, अब आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, या ये वाली टर्म जो है 1+x² दोनों के अपॉन में पहुंचा दें, बस फिर वहां पे आंसर छोड़ देना, ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 90 का क्या क्वेश्चन, ठीक है ना। 90 का क्या क्वेश्चन, बेहद आसान क्वेश्चन। 8 नंबर में ऐसे क्वेश्चन भी वो दे सकता है, मैं कभी नहीं सोच सकता इतना आसान क्वेश्चन उसने 8 नंबर में आपको दोनों दिए हैं, है ना। कितने इजीली 8 नंबर आ रहे हैं आपके। तो इनमें से कोई एक किया होगा आपने, अब मुझे नहीं पता कौन सा किया होगा, लेकिन मैं आपको करा देता हूं। देखिए 1+cos2x अपॉन में 2 dx बराबर 2। यहां से मैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेकर के चलता हूं, ठीक है। 0 से पाई रूट cos2x है, प्लस में 1 है, तो 1 हटाने के लिए हमेशा से जो हम करते हैं cos2x का फॉर्मूला 2cos²x माइनस 1 रखेंगे, 1 से 1 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2cos²x। चलो मैं लिख देता हूँ 1 प्लस में और माइनस में 1 और अपॉन में 2। तो इस 1 से ये 1 कट गया, इस 2 से 2 कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, है ना। तो आपके पास क्या मिला, आपको मिला 0 से पाई cos x dx, ठीक है। अब अगर आप डायरेक्ट करने जाओगे तो 0 आ जाएगा, डायरेक्ट नहीं करोगे आप यहाँ से, अगर डायरेक्ट करने जाओगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन आपको 2 प्रूफ करना है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, है ना, परगुण लगाएंगे, परगुण। एक परगुण कौन सी, ये वाली, कि जब 0 से 2a आपके पास कोई फंक्शन होता है f of x dx, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 0 से a f of x dx या 0। ये कब होगा, ये तब होगा जब f of x की वैल्यू f के अंदर -x रख दो और फंक्शन वही आ जाए। और ये कब होगा, जब f के अंदर -x रख दो और माइनस में f of x आ जाए, मतलब ये समफलन हो, f(x) जो हो एक समफलन हो तब ये आएगा, और अगर एक विषम फलन है तो डायरेक्ट इसको हम 0 रख देंगे। अब ये जो है cos x, मेरे पास f(x) जो है वो cos x है। अब मैं यहाँ पे जब इसमें -x रखूंगा तो ये आ जाएगा cos -x, तो cos तो पॉजिटिव ही रहता है, cos x ही आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये तो फलन समफलन आ गया मेरे पास, यानी ये वाली कंडीशन आ गई। तो इसका मतलब इस वाली कंडीशन में मुझको इसको तोड़ना पड़ेगा। तो मेरे पास ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 0 से π/2, यानी अपर लिमिट तो हाफ हो गई और 2 इंटू में आ गया, तो अपर लिमिट मैंने हाफ कर दी और 2 इंटू में आ गया, और ये आ गया cos x dx, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, 2 इंटू cos x का होता है sin x, और यहाँ से आ जाएगा 0 से π/2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन π/2 माइनस साइन 0। साइन π/2 की वैल्यू 1, 1 माइनस 0, 1 में से 0 की 1 मिलेगा, 1 की गुना 2 में करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, और 2 ही आपको प्रूफ करना है। बताओ इतना सा क्वेश्चन 8 नंबर का है, कुछ इसमें कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं 90 का ख क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 90 का ख, और ये भी देख लीजिए। ये कह रहा है कि π/6 से π/3, π/6 से π/3 और dx अपॉन 1 प्लस रूट 10x। एग्जाम्पल में मिल सकता है आपको ये क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा है एग्जाम्पल में ये है ना। इंटीग्रल के जो निश्चित समाकलन है, निश्चित समाकलन की जो ये एक्सरसाइज है, मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में आपको मिल जाए, या फिर ये विविध के एग्जाम्पल में आपको मिल जाए, ये कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। और नहीं मिला तो मैं तो करा ही रहा हूँ, देखो कैसे करेंगे इसको। लेफ्ट हैंड साइड उठाई, ये आ गया π/6 से π/3 dx अपॉन इस रूट 10x को मैं लिख लेता हूँ अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कोस एक्स, लिख सकता हूँ ना।
अब इसका एलसीएम ले करके ये आ जाएगा π/6, इसको मैं आई मान करके चलता हूँ भाई, है ना, ये भी ध्यान रखना है, माना आई बराबर, क्योंकि इसमें परगुण लगेगी 4, तो मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। रूट कोस एक्स एलसीएम लेकर के यहाँ आएगा और घूम करके ऊपर भी चला जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट कोस एक्स डी एक्स अपॉन रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। ठीक है, ये बन गया आपकी समीकरण नंबर 1। अब अगर परगुण 4 आप इसमें लगाओगे, परगुण 4 आप सबको पता ही है, लेकिन परगुण 4 तो नहीं लगेगी यहाँ पर, परगुण 4 तो नहीं लगेगी, क्योंकि हाँ लग सकती है, परगुण 4 जिसका हिस्सा है वो लग सकती है ना, π/3 प्लस π/6। आपके पास एक परमेय ये होती है, मेरे ख्याल से वो परमेय 4 के पहले है, तीसरी परमेय है शायद, परगुण 3 है, वो परगुण 3 है या परगुण 4 ये देख लेना एक बार। वो परगुण ये कहती है कि अगर आपके पास a से b में कोई फंक्शन है f(x) dx, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं कि a से b f ऑफ अपर लिमिट और लोअर लिमिट जोड़ करके उनमें से x घटाना है, ठीक है ना। तो ये फंक्शन की वैल्यू सेम रहेगी, ये वाली मैं इसमें लगाता हूँ, तो ये आ जाएगा i इक्वल्स टू π/6 और π/3, है ना, π/6 और π/3, और अंडर रूट एक्स में मैं क्या करूँगा, π/6 प्लस π/3 जोड़ करके π/2 आएगा, करके देखना, π/2 आएगा तो π/2 में से मुझे x घटाना है, और अपॉन में ऐसे ही नीचे आएगा, यहाँ पे भी ये भी cos π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, और प्लस में ये अंडर रूट में साइन में ऐसे ही हो जाएगा, साइन π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, और इंटू में dx। अब cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, i इक्वल्स टू π/6 से π/3, ये आ गया आपके पास अंडर रूट साइन एक्स, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसी तरह ये कोस रूट साइन थीटा प्लस रूट कोस थीटा, ये रूट साइन थीटा हो गया, और ये प्लस में रूट कोस थीटा हो गया, मतलब कोस एक्स हो गया, और डी एक्स आ गया, और समीकरण 2 बन गई। अब पहली समीकरण और दूसरी समीकरण ये देखिए, इन दोनों का हर जो है वो सेम है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो एलसीएम लेकर के हर सेम आएगा, ऊपर वाली जुड़ जाएंगी, जो इसका अंश है वो जुड़ जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स ये जुड़ जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स ये कट जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए इनको जोड़ करके क्या आएगा, इनको जोड़ करके इधर तो i प्लस आई 2i बन जाएगा, ये लिमिट सेम रहेगी π/3 से π/6, है ना, या π/6 से π/3 है, उल्टी लिख दी मैंने, π/6 से π/3, और ये जब हम जोड़ेंगे इसको तो रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स ऊपर भी बन जाएगा, और यही चीज़ नीचे है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स दोनों में सेम है, तो ये कट जाएगा इससे ख़त्म, तो क्या मिला आपको, ये मिला π/6 से π/3, और यहाँ पे मिला 1 dx, 1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, और लिमिट इसकी आएगी π/6 से π/3 2i, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2i इक्वल्स टू एक्स की जगह π/3 रखेंगे, माइनस फिर x की जगह π/6 रखेंगे। अब जब इसमें से घटाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम 6 आएगा, 3 दूनी 6 2 पाई माइनस पाई, ये आ जाएगा आपके पास, और i ये 2 भी इधर आ जाएगा 1/2। तो आपके पास ये क्या मिला, i इक्वल्स टू 2 पाई में से 1 पाई गया, 1 पाई बचा, तो ऊपर तो पाई मिला, अपॉन 6 दूनी 12 हो गया, तो π/12 आ गया, और यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है, और ये आपका प्रूव हो गया। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, और ये पेपर आप पूरा आप इजीली समझ गए होंगे, ठीक है ना। यहाँ से आप मिला लीजिए आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपके नंबर अच्छे आएंगे, और आपके जो पेपर चल रहे हैं ये भी अच्छे जा रहे होंगे, ठीक है ना। अब जो भी पेपर आपके रह रहे हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो हैं लास्ट ईयर के पेपर को जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। अपने रिवीजन नोट्स को रिवीजन कीजिए, और लास्ट ईयर के पेपर जरूर कीजिए, तैयारी कीजिए, और फिर पेपर दे करके आइए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और मेरी जो है प्रार्थना यही है, दुआ यही है कि जो है आप सबके अच्छे नंबर आएँ, और आप अच्छे नंबरों से सब पास हो जाएँ, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।